आपको टाइगर तिवारी क्यों कहा जाता है? वहाँ पे कहा जाता है तंबी कैसा टाइगर जैसा, तंबी कैसा टाइगर जैसा। सर सुना है कि आईएमए में या फिर जब आप फौज में थे तो किसी को आपने पंच कर दिया था तो कोमा में भी चला गया था। दोबारा आए मेरे को मारने के लिए तो मैंने फिर दोबारा एक उनको पंच दे दिया सीधा सीधा। उसके बाद वो गिरे, फिर उठे नहीं। पहली बार यूनिफॉर्म जब पहना मैंने पहना था, लेकिन दिल में ये था कि जाऊंगा तो मैं फौज में। मेरे पूरे बाल, मेरे पूरे आईब्रोज, हर एक चीज़ को शेव कर दिया गया था और मेरे को धूप में रखते थे ताकि मेरे स्किन पे और बर्न्स के निशान आ जाएं नेचुरली। और एक मॉन्क बना के मेरे को ले गए थे साथ में। आपकी तरफ गोली फायर हो रही है और आप एक एम्बुश में फंस गए हैं और आपने काउंटर एम्बुश करना है। एक हाथ से हेलीकॉप्टर को पकड़ के और दूसरे हाथ से मेरे पूरी की पूरी मैगजीन जो एक की थी, मैंने वो उस झुंड की तरफ जो वहाँ पे मिलिटेंट थे मैंने फायर कर दिया और वो हेलीकॉप्टर निकल गया वहाँ से। मैंने ये कहा था कि पहली गोली मैं चलाऊँ। हम उनसे कहे नहीं कि हम भोजपुरी ऐसे बोले नहीं, तो दे विल से कि और वाह एंड ऑफकोर्स हम बोले नहीं भोजपुरी। मैंने नोटिस किया कि बाकी डिशेस तो सबको मिल रही हैं, एक आध डिशेस मेरे पास नहीं आ रही हैं। दुश्मन के इलाके में चला जाए तो धरती हिलती है। सर अगर आप आर्मी में नहीं होते तो क्या होते? नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं जिन्हें भारतीय सेना में लीडरशिप, परिवर्तन और दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। इंडियन आर्मी में 37 साल से ज्यादा सर्विस दी और 80,000 से ज्यादा हमारे जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किया। देश भर में एचआर और ट्रेनिंग की कमाल संभाली और अग्निपथ जैसी स्कीम को प्रभावशाली बनाया। संयुक्त राष्ट्र में पहले भारतीय मिलिट्री एडवाइजर का रोल प्ले किया और देश दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अमेरिका, जापान, श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देशों में रणनीति सलाह दी और प्रशिक्षण का भी काम किया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हजारों कैडेट्स को ट्रेन किया। कृपया स्वागत कीजिए गर्व, अनुशासन और प्रतिष्ठा के प्रतीक मेजर जनरल मनोज तिवारी सर का, जिन्हें प्यार से हम टाइगर तिवारी सर भी कहते हैं। जय हिंद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना विस्तृत तरीके से मेरी इंट्रोडक्शन किया है, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। और आज आपके सामने बैठकर मुझे अत्यंत खुशी का महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको टाइगर तिवारी क्यों कहा जाता है? देखिए, आपको बताया मैंने कि मेरे पिताजी भी फौज में थे और मैं एक फौजी परिवार से आता हूँ। पिताजी जो थे वो मद्रास रेजिमेंट में थे, जो बाद में कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कन्वर्ट हो गई थी। सो मद्रास रेजिमेंट में एक जोश का एक स्टेटमेंट होता है, जब भी कोई हम गेम खेलते हैं या कोई जोश दिलाना होता है तो वहाँ पे कहा जाता है तंबी कैसा टाइगर जैसा, तंबी कैसा टाइगर जैसा। तंबी यानी कि छोटा भाई, तमिल में छोटा भाई को तंबी कहते हैं। सो शुरुआत वहाँ से हुई। मेरे पिता ने मेरे को करीब जब मैं 7-8 साल का था तो उनको लगा कि लड़के को थोड़ा सा खिलाड़ी बनाया जाए, तो उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग टीम में डाल दिया, जो हमारे यूनिट की बॉक्सिंग टीम थी। तो उस बॉक्सिंग टीम में ये था कि जो मेरे कोच थे, दो मेरे बाकी भाई लोग थे वहाँ पे, तो वो मेरे को तंबी तंबी बोलते थे। छोटे भाई की तरह तंबी बोलते थे। और तंबी के साथ टाइगर तंबी बोलते थे, क्योंकि टाइगर तंबी बॉक्सिंग करता है। जी। तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बॉक्सिंग की जो करियर था अच्छा चला मेरा, अच्छा बॉक्सर बना मैं। जूनियर लेवल पे काफ़ी मैंने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो मेरा ये था कि क्योंकि हिंदुस्तान में उस ज़माने में फेयरनेस का कोई स्पोर्ट्स में कॉन्सेप्ट नहीं था। जी। तो अगर आप किसी टूर्नामेंट में खेलने किसी और स्टेट में गए हैं और अगर आप स्प्लिट डिसीजन में हैं तो अमूमन जो डिसीजन होता था वो उस स्टेट के प्लेयर को जाता था, क्योंकि जो जितने रेफरी होते थे और जितने वो होते थे वो पूरे आसपास के फेडरेशन के होते थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर जीतना है तो क्लियरली जीतना है और ओपोनेंट को नॉकआउट करके जीतना है। तो एक मेरी पॉलिसी बन गई थी कि अब जो भी मैं करूँगा वो क्लियरली जीतूंगा, जिसमें किसी को शंका ना रहे कि विनर कौन है। तो फिर मैंने अपने नॉकआउट की स्ट्रैटेजी शुरू की कि पहले या दूसरे राउंड में ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया जाए। तो जब 8-10 नॉकआउट ऐसे हो गए तब वो टाइगर का नाम टाइगर ही पड़ गया, क्योंकि फिर वो लोग कहने लगे कि आप टाइगर की तरह लड़ते हैं।
और टाइगर क्यों? क्योंकि टाइगर में एक शान होती है, टाइगर में एक रॉयल्टी होती है, टाइगर में एक स्ट्रेंथ होता है। सो वो मेरा निकनेम तब से चल रहा है। आप मान के चलिए करीब 70-75 के टाइम से शुरू हुआ था, 75 के बाद के टाइम से। और मैंने अपना जो जूनियर नेशनल बॉक्सिंग करियर था वो तकरीबन बिफोर आई वेंट टू इंडियन नेशनल अकेडमी इन जनवरी 1987, तो दिसंबर 86 तक ये मेरा सिलसिला चला। तो नाम टाइगर तिवारी था। और जब मैं एकेडमी में गया तो उस टाइम पर फिर वहाँ पर भी बॉक्सिंग होता है, अलग गेम खेले जाते हैं। तो वहाँ जब बॉक्सिंग हुआ तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली क्योंकि मैं उस स्तर तक खेल चुका था तो मैं जीता, उधर भी नॉकआउट्स किए मैंने। तो फिर वो नाम मेरा फौज में भी सेट हो गया, टाइगर तिवारी। सर सुना है कि आईएमए में या फिर जब आप फौज में थे तो किसी को आपने पंच कर दिया तो कोमा में भी चला गया था। जी मैं उस टाइम फर्स्ट नंबर था। और जो एक्स एनडीए जो आते हैं आईएमए में, वो 3 साल एनडीए की ट्रेनिंग करके आते हैं। जी जी जी। और एक मेरे सीनियर थे उस टाइम पे जो कि मेरे वेट कैटेगरी में थे और जो कि उस टाइम पर 3rd टर्म में एकेडमी अंडर ऑफिसर थे। और बॉक्सिंग एक ऐसा खेल होता है कि अगर आप इस खेल में गोल्ड मेडल लाते हैं तो हमारे यहाँ एक OLQ कहा जाता है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो उस OLQ के नंबर आपको काफ़ी मिल जाते हैं। ओके। तो ये जो हमारे एकेडमी अंडर ऑफिसर थे वो उस चक्कर में थे कि भाई ये फर्स्ट नंबर है और इसको मैं मार दूंगा तो मेरे को गोल्ड मेडल मिल जाएगा और मेरे OLQ क्वालिटीज़ में नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो मेरे को बोला गया मेरे 3rd टर्मर्स ने कि ऐसा है कि तुम अभी फर्स्ट नंबर हो और वो हमारा कोर्समेट है, और अगर तुम नॉर्मल लड़ो और उससे हार जाओ तो उसको गोल्ड मेडल मिल जाएगा और सबका फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने ये कहा, देखिए बॉक्सिंग एक गेम है जो मैंने हमेशा खेला है, अपार्ट फ्रॉम द अदर गेम्स आई यूज्ड टू प्ले, बट बॉक्सिंग वाज माय मेन गेम दैट टाइम। तो आई सेड इसमें तो मैं किसी को जानबूझ के अपना हुनर मैं ऐसा नहीं होना दूंगा कि मैं हारूंगा, लेकिन अगर वो मेरे को हरा देता है तो मैं बहुत खुशी से हार मान जाऊंगा। तो जब बॉक्सिंग के वो राउंड शुरू हुए तो जो एकेडमी अंडर ऑफिसर साहब थे ये मेरे से फाइनल में आके मिले, क्योंकि बाकी तो मैं 2-3 नॉकआउट्स करके फाइनल तक पहुंच गया था। तो फाइनल में बड़े गुस्साए हुए थे कि भाई इसने मेरी बात नहीं मानी और ये कैसे इसकी हिम्मत है, ये फर्स्ट नंबर है और ये मेरे को चैलेंज कर रहा है। और वो काफ़ी हट्टे कट्टे मजबूत इंसान थे, एकेडमी में वो इंडिया के अच्छे बॉक्सरों में से थे। तो वो चार्ज करते हुए आए मेरे ऊपर और उन्होंने बिल्कुल बुल की तरह मेरे को अटैक करना शुरू किया। तो मैंने थोड़ा बहुत उनको डॉज किया कि चलिए थोड़ा सा सम्मान दिया कुछ सम्मान दिया जाए, कुछ पॉइंट लिए जाएं। तो फर्स्ट राउंड वैसे निकल गया। अब दूसरे राउंड में उनको लगा कि शायद उनके पास अब वो है, बढ़त तो है, तो वो अब नॉकआउट करेंगे मेरे को। तो जब वो थक गए थे फर्स्ट राउंड के हरकत के बाद, जो नॉर्मल बॉक्सिंग की टैक्टिक्स होती है, तो सेकेंड राउंड में फिर जब वो आए तो मैंने उनको फिर डॉज करके उनको एक पंच मारा उनकी शक्ल पे और वो गिरे और वो उनको काउंट मिला गया। 9 का काउंट देते हैं बॉक्सिंग में। फिर उससे दोबारा पूछते हैं कि आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो वो उठे, उनने कहा कि लड़ूंगा, लेकिन मेरे को लगा कि उनकी आंखों में थोड़ा सा कुछ ऐसी हरकत है जो नेचुरल नहीं है। तो मैंने रेफरी को बोला कि देखिए थोड़ा सा वो उनको चोट लगी है। तो रेफरी ने भी बोला कि तुम फर्स्ट नंबर हो, तुम चुप रहो, बॉक्स। तो जब जैसे ही बॉक्स बोला वो दोबारा आए मेरे को मारने के लिए, तो मैंने फिर दोबारा एक उनको पंच दे दिया सीधा सीधा। उसके बाद वो गिरे, फिर उठे नहीं। फिर तकरीबन, अगर मेरी मेमोरी मेरे को याद सही दिलाती है, तो तकरीबन 1 महीना वो कोमा में रहे थे कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में। क्योंकि देहरादून से उठा के उन्हें लखनऊ लाया गया था। और मेरे को मार्चअप किया गया डिप्टी कमांडेंट के पास। बोला गया कि अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो आपको हम एकेडमी से विड्रॉ कर देंगे, जो कि नियम नहीं है, लेकिन मेरे को डराया गया। तो मैं हर रोज भगवान की प्रार्थना करता था कि भगवान उनको सेफ रखिए और उनको कुछ हो ना जाए। और किस्मत अच्छी थी उनकी कि वो कोमा से बाहर निकले और वापस आए और उसी साल वो पास आउट हुए। लेकिन फिर वो सुना है मैंने, बाद में उन्होंने फौज छोड़ दी थोड़े दिन सर्विस करने के बाद। तो मेरे को उस बात का थोड़ा सा दुख है, लेकिन ये खेल है, खेल में होता है और इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं।
सर आपको लोग मैन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस भी कहते हैं। आप पोइम भी बहुत अच्छी लिखते हैं, एनिमल लवर भी हैं, बॉक्सर भी हैं, तो मतलब ये सब एक साथ कैसे हुआ सर? देखिए, एक इंसान जो होता है वो हर एक इंसान में कुछ ना कुछ हुनर होता है जी। क्योंकि मैंने चूज़ किया, आई चोज टू जॉइन द आर्मी बिकॉज माई फादर वॉज एन आर्मी मैन एंड आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू जॉइन द आर्मी। लेकिन जो अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो तो रहती है। जी जी जी। और वो क्रिएटिविटी आप किसी ना किसी तरीके से उसको उजागर करते हैं। तो ये जो पोइट्री की जो क्रिएटिविटी थी वो मेरे से बचपन से साथ थी। मैं ड्रामा भी करता था, मैं अलग अलग इवेंट्स में पार्ट लेता था जो कल्चरल इवेंट्स होते थे। जी जी जी। और मैं फिर स्पोर्ट्समैन के अलावा बाकी और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवेंचर हो गया, ये सब हो गया, म्यूज़िक हो गया। मेरे को गिटार का बड़ा शौक था, मेरे को कॉन्गो बोंगो का बड़ा शौक था। तो आप मान के चलिए कि कॉन्ट्रडिक्शन तो इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि एक फौजी से ये उम्मीद नहीं होती है कि वो इतना क्रिएटिव भी होगा। जी जी। लेकिन वो अपनी तरफ है। लेकिन फौज का जो काम है वो मैंने कंप्लीटली अपने तरीके से किया। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि अगर कोई फौजी बॉक्सर है, अगर कोई फौजी करेजियस है, अगर कोई फौजी एडवेंचरस है, तो उसके अंदर कोई सॉफ्ट साइड नहीं होता है, जो कि बहुत गलत धारणा है। हम सब के अंदर एक सॉफ्ट साइड होता है और वो सॉफ्ट साइड जो है वो ही आपको प्रेरित करता है कुछ ना कुछ करने के लिए। और वो जो चीज़ है वो अब मैं महसूस कर रहा हूँ जब मैं अपनी फ़ौज की नौकरी करने के बाद जब अब बाहर निकला हूँ तो अब उन चीज़ों को करने का मेरा मन करता है। सर जब पहली बार आपने यूनिफॉर्म पहनी थी आर्मी की, सर वो फीलिंग कैसी थी? देखिए संतोष जी, आई कांट एक्सप्लेन टू यू बट मेरी लाइफ टाइम तमन्ना थी। मैंने अपने फादर को देखा था, अपने ग्रैंडफादर को देखा तो नहीं था यूनिफॉर्म में, लेकिन वो भी फौज में थे। हाँ। लेकिन उनको मैं यूनिफॉर्म में देख नहीं पाया क्योंकि वो जब तक मैं पैदा हुआ था वो लॉन्ग टाइम रिटायर हो चुके थे और वो गांव में रहते थे। ओके ओके। लेकिन फादर को मैंने शुरू से देखा है। जी जी जी। और मेरे फादर एक बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर थे और मेरे फादर ने 62 की लड़ाई के बाद ज्वाइन किया था। 65 की लड़ाई उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और मैं इस बात को मेरे को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि वो महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किए गए थे 65 की लड़ाई के टाइम में। लेकिन क्योंकि उस दौरान हमारी यूनिट यहाँ वहाँ मूव कर रही थी और अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर थी, तो वो ठीक से साइटेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली जब उनको मालूम पड़ा कि एक्शन किया गया था तो उनको फिर एक मेंशन इन डिस्पैचेस कहा जाता है जो कि दिया गया था 65 की लड़ाई के लिए। सो ही वॉज अ वेरी प्राउड सोल्जर एंड बचपन से मेरे को याद है उनको बड़ा शौक था मेरे को वॉर स्टोरीज सुनाने का। मेरे को और मेरी बड़ी बहन को, मेरी बड़ी बहन में से 2 साल उम्र में ज़्यादा हैं, उनकी पैदाइश 65 की लड़ाई के बाद हुई थी। तो उन्होंने उनका नाम विजया रख दिया था क्योंकि विजय के ऊपर विजया, और विजया क्योंकि एक साउथ इंडियन नेम है, मद्रास रेजिमेंट से हम लोग ताल्लुक़ रखते थे तो उनका नाम विजया रख दिया था। तो उनको और मुझे बिठा के वो काफ़ी स्टोरीज सुनाते थे फौज के बारे में। तो मेरा जो एक रोमांटिक एक ड्रीम था और एक शुरू से एक ये था कि फ़ौज में ही जाना है और मेरे पास और कोई ऑप्शन मैंने छोड़ा ही नहीं था। तब कि मैं आपको यहीं बता दूं कि मेरे को अच्छे नंबर मिले थे मेरे 12वीं के एग्ज़ाम में और मेरे को एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल रहा था अपने मेरिट पे। लेकिन मैंने बोला नहीं, अगर फ़ौज में जाना है तो एक कम्बैट सोल्जर जाना है, डॉक्टर बन के मैं फ़ौज में नहीं जाऊंगा। सो आपका जो सवाल है, पहली बार यूनिफॉर्म जब पहना मैंने पहना था जो एक्चुअल ऑफिशियल टाइम पे एकेडमी में, जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया था एज अ फर्स्ट टाइमर बन के। तो वहाँ पर जब आपका यूनिफॉर्म वगैरह इशू होता है और पहली बार आप यूनिफॉर्म पहन के ड्रिल के लिए जाते हैं। राइट। तो क्योंकि मैं एक फ़ौजी बच्चा था तो यूनिफॉर्म कैसे पहनते हैं, क्या उसकी इज़्ज़त होती है और क्या उसका शान होता है, वो मेरे को पता था। तो मैंने बड़ी अच्छे से वो यूनिफॉर्म पहना, रात भर बैठ के अपने बूट्स को अच्छे से पॉलिश किया, बिल्कुल शाइन करके अपने बेल्ट को, और बहुत गर्व था मेरे को कि मैं पहली बार यूनिफॉर्म पहनूंगा। तो जब मैं वो यूनिफॉर्म पहली बार पहन के और ड्रिल ग्राउंड में गया था तो मेरे को याद है एक मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मेरे को देखा और बोला कि लगता है तुम पहले से ही फ़ौज में हो। तो मैंने बोला नहीं उस्ताद, मैं नहीं था फ़ौज में, लेकिन मेरे पिता थे
और उनसे मोटिवेट होकर मैं आया हूँ, तो इसलिए यूनिफॉर्म के शान को मैं समझता हूँ। एंड दैट फीलिंग इज़ सो ग्रेट, दैट फीलिंग इज़ सो वंडरफुल कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड वो दिन था और आज का दिन जब मैं यूनिफॉर्म से बाहर आ चुका हूँ, तो एक बड़ी अजीब सी एक फीलिंग होती है कि एक स्किन शेड हो गया है। दैट इज व्हाई दैट टर्म इज कॉल्ड शेडिंग द यूनिफॉर्म, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ स्किन दैट यू शेड। सो यू कैन इमेजिन हाउ द फीलिंग वाज। सर, आपने एनडीए क्यों नहीं ज्वाइन किया? कॉलेज के बाद सीधा आईए में चले गए आप? ये एक सवाल है जो बहुत लोग मेरे से करते हैं, और ये क्योंकि ये बहुत नेचुरल सवाल है कि एक फौजी का बेटा है तो आप एनडीए क्यों नहीं गए। देखिए, कोशिश तो हर एक आदमी करता है, लेकिन मैंने दिल से कोशिश नहीं की, क्योंकि उस टाइम पर मैं बॉक्सिंग में इन्वॉल्व था। और बहुत सीरियस बॉक्सिंग में इन्वॉल्व था। और एनडीए में मेरे को पता था कि 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आई में जाएंगे तो एक जॉब सिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन मेरे फादर ने मेरे को 10 साल की ट्रेनिंग दे रखी थी, और मैं एक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहा था। तो जब भी एनडीए का एक बार एग्ज़ाम हुआ तो मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन मैंने दिल से नहीं दिया। तो दिल से वो एग्ज़ाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था। तो एनडीए में रिटन में जब नहीं हुआ तो मैंने बोला कि देखिए, मेरा तो एनडीए में हुआ नहीं, तो मैं गया नहीं। उसके बाद मैंने दोबारा कभी रिटन दिया नहीं एनडीए का, लेकिन दिल में ये था कि जाऊंगा तो मैं फ़ौज में। लेकिन अपना ये बॉक्सिंग करियर को किसी एक मुकाम तक ले जाकर उसके बाद मैं फ़ौज में जाऊंगा। और मेरे को मालूम था कि और देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कॉलेज लाइफ भी देख ली जाए, और क्यों ना थोड़ा सा सिविलियन लाइफ भी देख ली जाए, उसके बाद हम फौज में जाएंगे। आई वॉज कॉन्फिडेंट, बट मेरे पिता को वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई तुम ऐसे कैसे करोगे, कोई वो बाएं हाथ का खेल थोड़ी है कि आपने टेस्ट दे दिया और आप पास हो गए। तो आई टोल्ड हिम, डैड देखिए, इतना मेरे पे भरोसा रखिए कि मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर जब वो जज्बा है, जब मौका आएगा तो मैं कॉलेज के बाद सीडीएस के थ्रू मैं फ़ौज में जाऊंगा। और वही मैंने किया। सर, अर्लियर आपकी जो ऑफिसर लाइफ थी, उन दिनों कुछ ऐसा घटना घटा हो या ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आपकी सोच बदली हो या पूरी ज़िंदगी बदल गई हो? देखिए, एक फ़ौजी की ज़िंदगी काफ़ी कठिन होती है जी। और ख़ासकर अगर आप उन ज़माने में, जब मैं कमीशन हुआ था वो 1988 के जून के महीने में, तो हमारे जो फ़ौज की मूवमेंट थी, अमूमन मैक इन्फेंट्री और जो आर्मर्ड कोर हैं, जो टैंक और जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होते हैं, वो अमूमन पहाड़ों में नहीं जाते हैं, और जनरली वो पंजाब और राजस्थान इन इलाकों में ऑपरेट करते हैं। जी। तो हमारी यूनिट को पहली बार मौका मिला कि आप लद्दाख जाएंगे एज अ यूनिट। और मेरे को याद है, हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे जो लेटर ऑन रिटायर्ड एज एन आर्मी कमांडर, जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग। सो उनके नेतृत्व में हम लोग लद्दाख गए थे। सो उस ज़माने में, क्योंकि पहली बार हम लोग लद्दाख गए थे, तो वो इलाका हाई एल्टीट्यूड का इलाका है, बैरन है, और वहाँ पर इतना फ़ौज नहीं थी जितनी अब है। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा, हम लोग 2-2.5 साल वहाँ थे, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मुशक्क़त करनी पड़ी उस लद्दाख के चप्पे चप्पे को रेकी करने के लिए, और उसमें इलाके ढूंढने के लिए कि कहाँ पर हम टैंकों को और BMPs जिसे हम कहते हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। तो उन दौरान मेरे को याद है, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे कठिन समय था, नॉट बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वहाँ पे स्पेशल मिशंस अंडरटेक किए जो कि ऑफ द बुक्स थे। ओके। और उसके लिए मेरे को काफ़ी कुछ करना पड़ा जो कि आज के ज़माने में शायद कोई करने को तैयार ना हो। और मैंने इसलिए किया क्योंकि वो मेरी पलटन की इज़्ज़त का सवाल था, और क्योंकि मेरे को पूछा गया कि आप वॉलंटियर हैं नहीं हैं, तो मैंने हर चीज़ के लिए वॉलंटियर किया। लेकिन एक वाक़या ऐसा है, नो नेम्स एंड नो डिटेल्स, एक वाक़या ऐसा है कि मेरे को एक स्पेशल फोर्स के साथ क्रॉस बॉर्डर पेट्रोल के लिए जाना था। तो उस पेट्रोल की तैयारी के लिए मेरे को कम से कम 1.5 महीना उस स्पेशल फोर्स के साथ अटैच करके रखा गया, और मेरे को मेरे पूरे बाल, मेरे पूरे आईब्रोज, हर एक चीज़ को शेव कर दिया गया था, और मेरे को धूप में रखते थे ताकि मेरे स्किन पे वो बर्न्स के निशान आ जाएं नेचुरली।
और एक मॉन्क बना के मेरे को ले गए थे साथ में, और मैं तकरीबन महीने भर रहा था दुश्मन की टेरिटरी में ऑन माई ओन विद देम। ऑफ कोर्स 3-4 वो लोग थे जो स्पेशल फोर्सेस के थे, उनके साथ रहा था मैं और वापस आया। लेकिन दिस वाज अ नॉन एट्रीब्यूटेबल पेट्रोल, यानी कि मतलब ये था कि अगर मैं पकड़ा जाता या मेरे साथ कुछ हो जाता तो ऑफिशियली आई वुड हैव बीन अ अब्सकॉन्डर। तो ये जो बात अब मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये मैंने क्यों किया, और जवाब सिर्फ मेरे को ये मिलता है कि तुमने अपने वतन के लिए किया। सर, आपने अपनी आर्मी लाइफ को लाइफ ऑफ एडवेंचर कहा सर, तो ऐसा कौन सा मतलब इस टेन्योर में आपके जो सर्विस लाइफ थी, क्या उसमें ऐसा घटा जो आपको एक फिल्मी सीन की तरह लगा? देखिए, काफ़ी लोग इस बात को जानते नहीं हैं, लेकिन फ़ौज जो एक ऐसा, खासकर जो कॉम्बैट फोर्सेस हैं, जो इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, मैक इन्फेंट्री जो फोर्सेस हैं, ये काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जिसमें कि सोल्जरली एक्टिविटीज़ कहा जाता है इनको। जो एडवेंचर के अलावा इट ऑल्सो बिल्ड्स अप योर रेजिलियंस, इट बिल्ड्स अप योर स्टेमिना, इट बिल्ड्स अप योर करेज। सो ये आम तौर पे जो आर्मी एडवेंचर विंग के अंतर्गत की जाती हैं एंड इनकरेज की जाती हैं, और ख़ासकर यंग सोल्जर्स के लिए और यंग ऑफिसर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं करते हैं। सो वाई लाइफ ऑफ एडवेंचर? बिकॉज जो सिविलियंस हैं जो हमको बाहर से देखते हैं, उनके लिए नॉर्मल किसी पहाड़ पे चढ़ना एक एडवेंचर है, उनके लिए किसी झील में कूदना, स्कूबा डाइविंग करना एक एडवेंचर है, उनके लिए किसी अनजान रास्ते पे हाई स्पीड ऑफ रोडिंग करना एडवेंचर है। ये सब जो कार्रवाई है ये हमारे लिए नॉर्मल कार्रवाई है, ये हमारी अमूमन कार्रवाई है। जो कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमेशा स्कूबा डाइविंग मोड में रहते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो हमेशा पहाड़ पे चढ़े रहते हैं, कुछ हैं जो जैसे हम लोग हैं डेजर्ट वाले होते हैं, वो डेजर्ट में ड्राइविंग ऐसी करते हैं बिना किसी रास्ते के, बिना किसी उसके। तो वो जो लाइफ है उसे हम एडवेंचर के तौर पे मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग है फॉर वॉर। Yes. और इट बिल्ड्स अप अ लॉट ऑफ करेज, आई मस्ट से, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग। जब आप किसी खतरनाक चीज़, किसी मिशन पे या किसी खतरनाक कोई चीज़ आप करते हैं, तो आपके आपसी जो बॉन्डिंग है आपके बीच में और आपके जवानों के बीच में, वो एक अलग ही लेवल की हो जाती है। True, sir, एंड देन व्हेन यू अंडरटेक एक्चुअल ऑपरेशंस, तो देन ये होता है कि आप एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। तो दिस इज व्हाट बिल्ड्स अप दैट spirit. This is what built up that spirit. That is why I think army life is generally an adventurous life, and that is why also it's a tagline for recruiting कि भाई come join the adventure. yes. सर, बॉर्डर या वॉर लाइक सिचुएशंस में जो टफेस्ट कंडीशंस कुछ हो जाती हैं, राइट, बहुत सारे टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, टफ सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती हैं, उस टाइप पे कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? सर, थोड़ा कोई रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए प्लीज। देखिए, you know, the whole training in the army is designed to take decisions in conditions which are far from normal. Yes. क्योंकि जो हम लोग जो अमूमन जो बोर्ड रूम में डिसीजंस होती हैं उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। यू नो, देयर इज़ प्रेशर ऑफ वर्क, देयर इज़ प्रेशर ऑफ यू नो डेडलाइंस एंड ऑल दैट, बट जो फौज में प्रेशर होता है वो अलग टाइप का होता है। फौज में क्या है, स्प्लिट सेकेंड होता है, आपकी तरफ गोली फायर हो रही है और आप एक एम्बुश में फंस गए हैं और आपने काउंटर एम्बुश करना है, तो यू हैव टू थिंक वेरी फास्ट ऑन योर फीट, नाउ व्हाट डू आई डू। सिमिलरली अगर आप किसी ऐसे मिशन पे गए हैं जहाँ पे कि आप कुछ उल्टा सीधा कुछ हो गया है एंड यू हैव नॉट केटर्ड फॉर इट, दैट कंटिजेंसी हैज़ नॉट बीन प्लान्ड फॉर, सो यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट। सो होता क्या है कि जितनी भी ट्रेनिंग होती है फौज की, खासकर जो लीडरशिप लेवल की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हर स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब तक आप उसको फिज़िकली ग्राउंड पे आप एक्सपीरियंस ना करें तो वो ट्रेनिंग का जो वैलिडेशन है वो नहीं हो पाता है। सो द ऑपरेशंस एंड व्हाट ट्रेनिंग दैट वी डू आउटडोर्स इज एक्चुअली अ वैलिडेशन ऑफ योर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। तो होता क्या है, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक पेट्रोल लेके आप जा रहे हैं किसी एरिया में, रिबेल एरिया में जा रहे हैं, और सडनली आपने प्लानिंग की हुई है कि आप A to B, B to C ऐसे जाएंगे और ये देख के वापस आएंगे। आपने ये भी प्लानिंग की हुई है कि अगर आपके ऊपर फायर आता है तो आप
कैसे डिप्लॉय होंगे, कौन आगे देखेगा, कौन पीछे देखेगा, कौन ये करेगा। आपने ये भी प्लानिंग की हुई है कि मेरे पास कितना एमिनेशन है, मेरे पास क्या है। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि आपने प्लानिंग कुछ और की हो जाती है और होता कुछ और है। हमने प्लानिंग एक बार की थी कि हम इस पेट्रोल पे जाएंगे और हमें इनपुट मिला था कि उस इलाके से कुछ रिबेल्स या कुछ मिलिटेंट्स आने वाले हैं। तो हमने एक एम्बुश की प्लानिंग की थी। हम रात को करीब 2-3 बजे वहाँ पहुँचे और हमने एम्बुश को सेटअप किया और वेट कर रहे थे। और एक तो वो टेंशन होता है कि भाई यू आर वेटिंग फॉर एक्शन, और दूसरा ये टेंशन होता है कि कोई आ रहा है, तो स्लाइटेस्ट साउंड जो भी होते हैं वो भी आपके कान खड़े कर देते हैं। और उन ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट 20-30-40 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स 35 ईयर्स बैक, हमारे पास ज़्यादा वो नाइट टाइम सर्वेलेंस डिवाइसेस नहीं हुआ करते थे। तो हम लोग अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे, आवाज़ पे और स्मेल पे और इन चीज़ों पे रिलाई करते थे, और हम फिज़िकल लुकआउट रखते थे। तो हमें हमारे जो लुकआउट थे उनसे मैसेज आया कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें हमारे दिशा में आ रही हैं। तो क्योंकि हमारे माइंड में पूरा प्राइम्ड था कि दुश्मन आएगा, उससे हमारा टकरार होगी, तो हम लोगों ने अपने अपने वेपन्स को तैयार किया और बिल्कुल रेडी थे कि जैसे इशारा होगा और हम फायर खोलेंगे। और जैसे ही वो आवाज़ें पास आईं तो हमने देखा मिलिटेंट्स के बदले हाथियों का झुंड हमारी तरफ आ रहा था। तो ऐसे टाइम में अगर तो आप पैनिक कर जाएं तो आप हाथियों पे फायर करेंगे, फिर हाथी आप पे चढ़ जाएंगे। तो फायर ना करें, वो जो डिसीजन होता है वो कैसे कन्वे किया जाता है, बिकॉज एवरीबडी इज रेडी एंड प्राइम। राइट। लकीली मैंने ये कहा था कि पहली गोली मैं चलाऊंगा और वो इशारा होगा कि फायर करें। तो जब मेरी गोली नहीं चली तो मेरे जवानों ने भी फायर नहीं किया, और थैंकफुली नहीं किया। वो एलिफेंट का झुंड है, बड़े आराम से वहाँ से निकल गया और वो रिबेल भी नहीं आए, तो हम लोग आराम से सेफली वापस आ गए। तो आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क आउट इन ऑपरेशंस। राइट। सर, आपके फौज के करियर का सबसे एडवेंचरस और एड्रेनलिन पंपिंग वाला सिचुएशन कब क्रिएट हुआ सर? आपने एक पहले सवाल में मेरे से पूछा था कि ऐसी क्या फीलिंग थी जिसमें लगा कि एक फिल्म की सीन चल रही है। राइट। सो मैं पोस्टेड था असम में एज अ स्टाफ ऑफिसर इंटेलिजेंस। मेरा काम बेसिकली इंटेलिजेंस गैदरिंग का था और स्टाफ में था। आई वॉज नॉट सपोज टू बी गोइंग इनटू एक्चुअल ऑपरेशंस। लेकिन उन ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 96-97 की, उस ज़माने में ये काफ़ी इंटेंस मिलिटेंसी थी असम में, बोडोलैंड की भी और उल्फा की भी। तो ये लोग क्या करते थे, इनके कैंप्स कुछ भूटान में थे, कुछ बर्मा में थे, कहीं और थे। तो वहाँ से कैंप से वो लोग आते थे और कुछ किलिंग्स करके और कुछ अटैक्स करके और वापस उन्हीं कैंप्स में जाते थे। तो ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान, और ये सिलसिला हर रोज़ चलता था, कभी फ़ौज पे अटैक है, कभी कोई आईडी अटैक है, कभी फ़ौज की किसी गाड़ी पे नुकसान है, कभी किसी लोगों की मौत हो रही है। तो इट्स अ वेरी ग्रूसम सीन। बट होता क्या था कि वी हैड टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन विजिल कि भाई ऐसा है और इनको हमने पकड़ना है और एलिमिनेट करना है। तो हम लोगों को ये मैसेज आया कि भाई हमारे एक यूनिट ने, एक पेट्रोल यूनिट के 8-10 जो वो थे, पेट्रोल पार्टी थी, उन्होंने कुछ मिलिटेंट्स, एक बड़ा ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स देखा है जो कि भूटान से नीचे की ओर आ रहे हैं। ओके। और हमारे इलाके में था, हमारा इलाका भूटान से लगा हुआ था, असम में, अपर असम में। तो जब ये खबर हमको मिली, तो क्योंकि मैं हेडक्वार्टर में था, तो मेरे कमांडर ने मेरे को कहा कि तुम ऐसा करो। और उस टाइम पे हेलीकॉप्टर्स मिलना बड़ी रेयरिटी होती थी, लेकिन लकीली देयर वाज अ हेलीकॉप्टर अवेलेबल। सो उस हेलीकॉप्टर को भेजा गया और मेरे को भेजा गया कि आप हेलीकॉप्टर में जाइए और आप एक वीडियो रिकॉर्डर ले जाइए, और ताकि आसमान से आप देख पाएँ कि वो जो टेररिस्ट को, जो मिलिटेंट्स को घेरा हुआ है, वो किस दिशा में जा रहे हैं, और कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन आप आसमान से हमें दीजिए। सो वाइल ग्राउंड फोर्सेस हैड सराउंडेड द एरिया,
लेकिन जो ऑब्वियसली वी कुड नॉट क्रॉस इनटू भूटान, तो वो जो फनल था भूटान के अंदर जाने वाला, तो वी थॉट कि अगर अंदर नहीं आएंगे तो कम से कम वापस वो भूटान में जाएंगे, सो वी वुड डू अ लिटिल बिट ऑफ अ परस्यूट एंड डिस्ट्रॉय देम। लेकिन हुआ क्या कि ये जो झुंड था करीब 30-35 मिलिटेंट्स का था, और बीच बीच में छुटपुट फायरिंग चल रही थी, फायर एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन इतना घना जंगल का इलाका है कि बोथ साइड्स हैड अचीव्ड द स्टेलमेट। तो जब मैं ऊपर जा रहा था तो मेरे को बोला गया कि भाई देखिए ऐसा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे फायर आने का अंदेशा है, तो आप अपने साथ एक AK-47 ले जाइए एमिनेशन के साथ। तो वीडियो रिकॉर्ड जब आप कर रहे हैं तो साथ में अगर बाई चांस कोई फायर आता है तो कुछ ना कुछ आपके पास है फायर रिटर्न करने के लिए, क्योंकि पायलट तो बेचारा फायर कर नहीं पाएगा और को पायलट बेचारा वो अपने नेविगेशन में बिजी होता है। तो मैं ले गया। तो जब ये ऑपरेशन ऑनगोइंग था, कॉन्टैक्ट हो चुका था, तो मैं आसमान से जब हेलीकॉप्टर से आया, बिल्कुल लो लेवल फ्लाइंग करता हुआ, पायलट्स को गाइड करता हुआ लेके आया मैं, तो मैंने ऊपर से दिखाई दिया मेरे को कुछ हरकत जो बिल्कुल भूटान के बॉर्डर के आसपास एक झुंड था जो छुपा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा पास चलिए ताकि मैं उनकी पॉजिटिव आइडेंटिफाई उनको कर सकूं कैमरा से कि भाई ये वही हैं, और फिर मैं इन्फॉर्मेशन पास कर सकूं। तो जब हम लो फ्लाइंग करते हुए पॉजिटिव हम पहुंचे वहाँ पर, और आसमान से जब मैंने अपने एक हाथ में कैमरा लिया हुआ था और एक हाथ में मैं अपना वेपन को अपने शोल्डर में करके और हेलीकॉप्टर का डोर खोल के और मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, तब तक हेलीकॉप्टर पे फायर आना शुरू हो गया। तो को पायलट को आगाह किया कि भाई आप वापस चलिए, इट इज़ टू रिस्की। तो अब पायलट आगे जाके वो टर्न करेगा, ऐसे एकदम से तो पीछे आएगा नहीं। तो जब वो आगे जाके टर्न कर रहे थे तो मैंने हेलीकॉप्टर से बाहर निकल के वो जो उसका जो स्किड स्टेयर होता है उस पर खड़े होके और एक हाथ से हेलीकॉप्टर को पकड़ के और दूसरे हाथ से मेरे पूरी की पूरी मैगजीन जो एक की थी, मैंने वो उस झुंड की तरफ जो वहाँ पे मिलिटेंट थे मैंने फायर कर दिया और वो हेलीकॉप्टर निकल गया वहाँ से। मेरी किस्मत थी कि जो बुलेट्स फायर हो रही थी वो मेरे पे नहीं आई, लेकिन वो जब आपको बुलेट हिट नहीं करती है तो आपके बगल से जुक जुक करके निकलती हैं। तो वो जो जुक जुक वो बहुत निकली, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं घुसी। तो वो एक बहुत बड़ा एक एड्रेनलिन पंपिंग एक इवेंट था जो कि आज तक मेरे को याद है। और काश अगर किसी ने वो सीन लिया होता तो आज किसी न किसी मूवी में उस सीन को प्ले कर दिया जाता। वेरी नाइस। सर 2001 में मॉरिशस आर्मी में ट्रेनिंग के लिए गए थे आप? जी सर, ये कैसे हुआ थोड़ा बताएंगे? मैं अपना एक स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम होता है जो कि हम लोग वेलिंगटन में करते हैं। तो वो स्टाफ कॉलेज एग्ज़ाम मैं क्लियर करके 1 साल स्टाफ कॉलेज में करके और 2001 में मैं वापस अपने यूनिट में आया। तो मेरे को एक मैसेज आया आर्मी हेडक्वार्टर से कि आपको और एक और अफसर को एक ट्रेनिंग कैप्सूल कंडक्ट करने के लिए मॉरिशस जाना है, और आप 2 लोग जाएंगे क्योंकि आप सीनियर हैं, तो आप उसमें यू आर द लीडर ऑफ दैट ट्रेनिंग थिंग। और हमें बोला गया कि आप 1 महीने के बाद का डेट है और मॉरिशन आर्मी को आपने ट्रेनिंग देनी है। लेकिन हमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मॉरिशस आर्मी से आना था, और कुछ आई थिंक डिप्लोमेटिक डिलेज थे जिसके कारण वो पहुंचा नहीं था। तो हम लोग ने अपने अंदाजे से प्रिपेयर किया कि क्या हो सकता है। तो क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों की नौकरी 10-12 साल की होती है, तो वन इज़ एडिक्वेटली अवेयर कि क्या ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्या मांग सकते हैं। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। और मैं उस टाइम पे मेजर था और जो मेरे साथ जा रहे थे वो भी मेजर थे, लेकिन वो थोड़े मेरे से जूनियर थे। तो हम जब ये तैयारी कर रहे थे तो फिर मालूम पड़ा कि मॉरिशन आर्मी को यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा बहुत हमको इंसर्जेंसी के बारे में भी बता दिया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस चल रही थी उन दिनों मॉरिशस के अंदर। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई किया और मॉरिशस पहुँचे। ये पहली बार था जब मैंने किसी सिविल एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया था, चाहे अब्रॉड चाहे देश के अंदर। इससे पहले मैं कभी भी किसी सिविल एयरक्राफ्ट में, फौजी एयरक्राफ्ट में तो काफ़ी ट्रैवल कर चुका था, लेकिन सिविल एयरक्राफ्ट में पहला मर्तबा था जब मैं मॉरिशस पहुंचा। और सबसे पहले तो मेरे को ये था कि
उस देश का एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मॉरिशस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ओके, हिंदी उसके बाद आती है, तमिल उसके बाद आती है, फिर फ्रेंच बीच में लोग बोलते हैं, और भोजपुरी अमूमन लोग वहाँ बोलते हैं, क्योंकि जो भी जितने भी यहाँ से इंडेंचर्ड लेबरर्स थे यूपी और बिहार के, जब ये फ्रेंच कॉलोनी थी तो लोगों ने इंडिया से वहाँ से ब्रिटिशर्स ने ले के वहाँ पर सेटल किया था उनको, तो काफ़ी, और वहाँ पर एक भोजपुरी रेडियो चैनल चलता है, इट इज़ अ लाइव भोजपुरी रेडियो चैनल विच वर्क्स। ओके, तो कुछ ऐसा इत्तेफाक था कि मैं ईस्टर्न यूपी का था, मैं भोजपुरी जानता था, मैं मद्रास रेजिमेंट का हूँ तो तमिल भी बोल लेता था, राइट, मैंने फॉरेन आर्मी में सर्विस की तो थोड़ा बहुत मैं फ्रेंच में भी बोल लेता था, और इंग्लिश तो खैर इंग्लिश हिंदी तो बोलता ही था। तो आई रियलाइज दैट आई एम द मोस्ट वेल स्पोकन और मे बी मल्टीलिंगुअल पर्सन देयर इन मॉरिशस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, 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 जो कि मेरे को अंदाज़ा तब नहीं था जब मैं इंडिया में था। और मॉरिशस में क्या है कि आपको पता है बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियंस वहाँ पे सेटल्ड हैं, जी, जी। जो एनआरआईज हैं, और उनसे ताल्लुकात हमारे काफ़ी अच्छे हैं, बहुत कल्चरली वी आर वेरी सिमिलर ऑब्वियसली, क्योंकि लोग यहाँ से गए हैं, लेकिन वो बड़ी प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं। जी, जी, वी हैव इवॉल्व्ड इन इंडिया, बट मॉरिशस में क्या है कि क्योंकि वो पहले के गए हुए हैं तो उन्होंने उस ज़माने के जो ट्रेडिशंस हैं उनको अलाइव रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, वो जब कोई ब्राह्मण घर में आएगा तो उसको बिठा के और उसके पैरों को धो के और वो चरणामृत वो पिया जाता है हर फैमिली में। जब किसी मंदिर में जाते हैं तो वो सीढ़ियों से ही साष्टांग नमस्कार करना शुरू कर देते हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच वर नो देयर प्रेवलेंट। तो जब उनको मालूम पड़ा कि भाई एक ऐसे मेजर मनोज तिवारी आए हुए हैं जो कि अंग्रेजी हिंदी तो बोलते ही हैं, इसके अलावा थोड़ा बहुत फ्रेंच बोल लेते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, और बाकी भाषाएं भी बोलते हैं, तो उनको लगा कि कुछ ये एस्पिनाज का मामला तो नहीं है कि कुछ हमारे बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आए हैं। लेकिन दे वर वेरी स्वीट, और हम लोगों को उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट किया, और करीब 6 हफ्ते की हमारी टेन्योर था वहाँ पे। एंड दे हैड दे वांटेड टू द ऑफिसर लेवल एंड द सार्जेंट लेवल, हर एक लेवल की ट्रेनिंग थी वो। इट वॉज अ मिक्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ओके, ओके। और उन दिनों उनकी तैयारी चल रही थी एक मॉरिशन नेशनल डे मनाने की भी। तो वाइल हम लोग क्लासरूम में ट्रेनिंग कराते थे, प्लस उनके जो ड्रिल वगैरह हो रहे थे उनके लिए भी थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते थे कि भाई इसमें ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो वी वर पार्ट ऑफ देयर होल कल्चर, एंड बिकॉज वी वर देयर, एंड बिकॉज बीइंग फ्रॉम इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड, मेरे को हर दिन मेरे को इन्विटेशन आते थे कि आप हमारे घर आइए, क्योंकि क्यों तो भाई आप आए हैं इंडिया से और आप इतनी बोलते हैं और आप भाषाएं बोलते हैं और आप ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ नोटिस की कि जो तमिलियंस हैं जो वहाँ पे सेटल्ड हैं, वो अपने आप को एक लेवल अप समझते हैं बाकियों से। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट, एंड आई रियलाइज टू माई सरप्राइज दैट जब ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, सो ब्रिटिशर्स ने मॉरिशस पे अटैक किया था, उस ब्रिटिश फोर्सेस का पार्ट मेरी यूनिट हुआ करती थी। फर्स्ट मद्रास वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस दैट कैप्चर्ड मॉरिशस। तो जो मेरी पलटन के जो बुजुर्ग हैं, जो द पीपल हु वर देयर दैट टाइम, वो वहाँ पे सेटल हो गए थे, और उन्होंने एक तमिल कल्चर वहाँ पे सेटअप कर दिया था। एंड सिंस दे वर द कैप्चरर्स, तो वो थोड़ा अपने आप को इलीट समझते थे। और आज तक मॉरिशस में ये है कि जो मॉरिशस का जो आदमी है, मेन, दे वांट टू गेट मैरिड टू द इंडियन वुमन बिकॉज इट्स अ अपग्रेड फॉर देम। बट द मॉरिशियन वुमन वांट टू गेट मैरिड टू फ्रेंच मैन बिकॉज दे हैव द लेगेसी, द फ्रेंच लेगेसी ऑफ यस्टरयर्स, क्योंकि वो फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं। और जो उनकी भोजपुरी है उसमें भी क्रियोल मिक्स्ड है। सो इट्स एक्चुअली, अगर आप इमेजिन करें कि अगर मैं भोजपुरी थोड़ा बहुत फ्रेंच को मिला के बोलूँ तो कैसे आपको लगेगी। तो वो देखिए, जैसे हम उनसे कहें नहीं कि हम भोजपुरी ऐसे बोले नहीं, तो दे विल से कि और वाह, एंड ऑफ कोर्स हम बोले नहीं भोजपुरी। सो इट्स अ वेरी 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 क्लासिक मिक्स ऑफ फ्रेंच एंड भोजपुरी। आई विल ग्रीट देम एज नमस्कार, कैसन बानी, दे विल से
in a French word they will say yes, so and so, and then they'll start speaking Bhojpuri. So actually you feel that you're talking to a French person in Bhojpuri. But it was a wonderful experience और काफ़ी अच्छा रहा, और हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पर उनका सिस्टम्स को सेट किए, उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई, और उनका ये डिमांड था कि आप और रुक जाइए, लेकिन नेचुरली बिकॉज इट वाज अ लिमिटेड ड्यूरेशन तो हम लोग करके आए। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे जो मेरे को मिले वहाँ। सर यूएन मिशन कॉन्गो 2005 में जी आपने पाकिस्तानी आर्मी के साथ भी काम किया सर। वो सर एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? कुछ बढ़िया हुआ तो बताइए। देखिए हम लोग जब डिप्लॉय हुए थे तो उस टाइम पर इंडियन ब्रिगेड पहली बार डिप्लॉय हो रही थी वहाँ पे। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो इंडियन ब्रिगेड जो डिप्लॉय हुई थी उसमें ऑब्वियसली इन्फेंट्री बटालियन 3-4 हुआ करती थी, और हर इन्फेंट्री बटालियन के साथ एक मैक कंपनी जिसके साथ हमारी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं उनको साथ भेजा गया था फॉर एडिशनल फायर पावर एंड ऑल दैट। तो मैं एज पार्ट ऑफ अ इन्फेंट्री बटालियन, मैं एक मैक कंपनी कमांडर के तौर पे 2005 में मैं पहली बार कॉन्गो में डिप्लॉय हुआ था। तो कॉन्गो में एक जगह है कीवू, और वो कीवू उनका ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कॉन्गो का, जिसमें कि एक नॉर्थ कीवू है और एक साउथ कीवू है। तो नॉर्थ कीवू में इंडियन ब्रिगेड डिप्लॉयड थी और साउथ कीवू में पाकिस्तानी ब्रिगेड डिप्लॉयड थी। और क्योंकि हम दोनों यूएन के फोर्सेस थे तो ऑब्वियसली देयर नो प्रॉब्लम इन डिप्लॉइंग इन द प्रॉक्सिमिटी, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रहती हैं कि भाई वो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, और आपको ये दिमाग से निकालना पड़ता है कि भाई आप वो पाकिस्तानी हैं। यू हैव टू इमेजिन दैट दे आर ऑल्सो यूएन फोर्सेस। तो कभी कभी उनके साथ सम ऑपरेशन में आपको जॉइंटनेस करनी पड़ती है। तो एक ऐसा ही एक मेरे को मिशन था दिया गया कि जिसमें कि आई हैड टू ओपन अ ओल्ड रूट विच वाज इन कॉन्गो। आपको याद होगा 1960 के दशक में इंडियन फोर्सेस कॉन्गो भेजी गई थी वहाँ पे रेबल्स को टू फिनिश ऑफ द रिबेलियन देयर। सो उस ज़माने में एक कैप्टन जीएस सलारिया हुआ करते थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वो उस इलाके में हमने एक रूट खोलना था कि भाई ये पुराने ज़माने का रूट है और आप इसको खोलिए, और हमारे वन बेस से दूसरे बेस के बीच में वी मस्ट हैव अ रूट अवेलेबल। अब आप सोचिए 1960 के बाद से उस इलाके में कोई नहीं गया था, कोई यूएन का कोई फोर्स नहीं गई थी, क्योंकि वो जंगली इलाका है और डेंस जंगल है। तो वो इलाका पाकिस्तान के जो एरिया के अंदर से जाता था और निकलता था, वो जो हमारा जो इंडियन कंट्रोल्ड एरिया है कॉन्गो में, वहाँ पे निकलता था। सो ऑब्वियसली अगर आप किसी बॉर्डरिंग उनके साथ जा रहे हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है, उनके साथ जॉइंट कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और वो रिबेल टेरिटरी थी उन ज़माने में। कॉन्गो में काफ़ी रिबेल ग्रुप्स थे जो कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, और उनको कोई ख़ास यूएन से दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो दे वर नॉट वेरी फ्रेंडली विद द यूएन फोर्सेस ऑल्सो, बिकॉज दे थॉट दैट यूएन इज़ ट्राइंग टू फेवर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। और अमूमन यूएन जो फोर्सेस होती हैं वो मेन रोड पे पेट्रोलिंग करती हैं, हवाई पेट्रोलिंग करती हैं। ये बहुत कम होता है कि यूएन फोर्सेस ऑन फुट किसी डेंजरस टेरिटरी में जाकर और कुछ रोड ओपनिंग करें या कुछ करें। लेकिन भारतीय सेना है, हम लोग को कोई किसी चीज़ का डर तो था नहीं, लेकिन सिर्फ ये था कि आपको पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उस पेट्रोल पे जाना पड़ेगा। तो मेरे को भेजा गया कि आप जाइए पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में और वहाँ पे उनके जो कमांडिंग ऑफिसर से मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए कि कैसे ये और कब आप कर सकते हैं। तो जब मैं गया उनसे मिला तो ऑब्वियसली हम लोग यूनिफॉर्म में अपने कॉम्बैट ड्रेस में होते हैं, आपके नाम सब लिखे होते हैं आपके ऊपर। तो उनसे मिला, सीओ साहब भी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था उस टाइम पे, और वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेकिन वो क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर थे तो इज़्ज़त आप देते हैं उनको। तो उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस में, अपने ऑपरेशन रूम में बिठाया और मेरे से बातचीत वगैरह की कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। तो उनको ये बड़ा अचंभा था कि आप क्यों पैदल 90-95 किलोमीटर आप पैदल 10 दिन में आप कवर कर रहे हैं थ्रू डेंस जंगल इन रिबेल टेरिटरी, क्यों? तो हमने उनको समझाया, देखिए ये हमारा एक मिशन है कि भाई इस रास्ते को हमने क्लियर करना है, बिकॉज यहाँ पे 1960 के वॉर के टाइम में ये जो रूट था
इस रूट का एक शॉर्टकट है टू वन ऑफ आवर पोस्ट विच वॉज कॉल्ड वाली किले अक्रॉस। तो अगर हम इसको हम ओपन कर देंगे तो हम बाय रोड भी उधर जा पाएंगे। एज ऑफ देन वाली किले वॉज अ एयर मेंटेन्ड पोस्ट। तो पहली बात तो उनको ये लगा कि भाई ये लोग शायद पागल हो गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बार बार मेरे से ये पूछा कि वाई डू यू वांट टू डू दिस, ये आप यू करना क्यों चाहते हैं, अच्छा खासा एयर मेंटेनेंस चल रहा है, कोई वाई डू यू वांट टू टेक द रिस्क। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए आप भारतीय सेना को जानते हैं और हम लोग रिस्क लेने में डरते नहीं हैं। तो वो बड़े मुश्किल से माने कि ठीक है चलिए आप लोग आ जाएंगे तो हम आपको एंट्री पॉइंट तक आपको हम गाइड दे देंगे, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और कुछ अगर हो गया तो हम इवैक्यूएशन के लिए हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि उस एरिया में कुछ हेलीपैड्स रिक्वायर्ड नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। तो उन्होंने थोड़े हेजिटेटिंगली परमिशन दी एंड एक अपना ऑफिसर को कहा कि आप इनके साथ जाइए और जो एंट्री पॉइंट है उस रूट का वहाँ पे जाके आप इनको गाइड कर दीजिए, उसके बाद आप वापस आ जाइएगा। तो जब ये ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो वो हमको ले गए अपने जो ऑफिसर्स मेस जो होता है वहाँ पर, और सिंस आई वॉज द ओनली ऑफिसर देयर, तो इंडियन ऑफिसर देयर, तो बाकी 15-16 पाकिस्तानी ऑफिसर बैठे थे टेबल पे, हम भी पहुँच गए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बहुत सी अचंभी की सिचुएशन थी कि एक इंडियन ऑफिसर जो कि नॉर्मल तौर पे एक एडवर्सरी होता है उनके बीच में बैठकर और खाना खाएगा उनके साथ। तो और मैं अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म में गया था, तो साथ में मेरे एक तरफ एक डैगर लगा हुआ था, वेपन मैंने ऑफकोर्स बाहर रखा हुआ था, कुछ मैंने अलग अलग इम्प्लीमेंट्स अपने साथ अपने बेल्ट में लगा रखे थे। तो देखने में बड़ा ख़तरनाक सा लगता था आदमी कि ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल मोड में है और वो नेचुरली इतने ऑपरेशनल मोड में नहीं थे बिकॉज वो अपने पीस लोकेशंस में थे। तो सबसे पहले तो वो इस बात को देख के हुए सरप्राइज़ कि भाई आप लोग हमेशा ऐसा ही रहते हैं क्या। तो मैंने नहीं, ऐसे हमेशा हम ऐसे नहीं रहते हैं, लेकिन वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। सो देन जब खाने की बारी आई तो सबको खाना सर्व हुआ अच्छा खासा, और मैंने नोटिस किया कि बाकी डिशेस तो सबको मिल रही हैं, एक आध डिशेस मेरे पास नहीं आ रही हैं और वो मेरे को बाईपास करके और अगले को जाके दिखा रहा है। तो मैंने ऐसे ही जो सर्वर था उनसे पूछा कि हमें भी आप खिला दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बड़े ब्लंटली कहा कि नहीं, आप तो हिंदुस्तानी हैं, आप ये नहीं खाएंगे। तो मैंने बोला आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि आपका नाम मनोज तिवारी है, तिवारी तो पंडित होते हैं। तो मैंने कहा देखिए आपको ये पता है कि तिवारी पंडित होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान के लोग क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खाते हैं। तो ऐसे प्लीज़ आप जो भी है आप दीजिए, मैं खाऊंगा। तो जब मैंने ये कहा तो बाकी पूरे ऑफिसर्स बड़े स्टंट से हो गए कि ये कैसे ये ऐसे बोल रहा है। तो वो लाया मेरे पास बड़े हेजिटेटिंगली, मैंने लिया, खाया, आराम से खाया। तो उनके सीईओ साहब ने मेरे को कहा कि भाई वो नॉनवेज आइटम है। तो मैंने बोला हाँ मैं जानता हूँ ये नॉनवेज आइटम है। तो उन्होंने भी दोबारा रिपीट किया लेकिन आप तो पंडित हैं। तो मैंने बोला कि आप लोगों को ये इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है कि लगता है हिंदुस्तानी और पंडित जो होते हैं खासकर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कि मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, मोस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ के इलाके हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके, वहाँ पर प्लस ऑल दी अदर bordering states where the seas are available, where others are available, I told them very clearly that इंडिया का कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे प्योर वेजिटेरियनिज्म है। I said काफ़ी वेजिटेरियंस हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हिंदुस्तानी वेजिटेरियन खाता है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन दैट दे हैव बीन टोल्ड दैट हिंदुस्तानी कमज़ोर होते हैं, हिंदुस्तानी सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं और हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं। दिस इज़ दैट इज़ वन थिंग दैट हिट दम वेरी हार्ड कि ये तो हमें बोला गया है लेकिन ये तो बिल्कुल ही विपरीत निकला। जी। उसके बाद कुछ 2-3 और ऐसे काम हुए जो कि उनके जो ऑफिसर मेरे साथ आए थे हमें छोड़ने के लिए। एंड नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ एवरीबडी इज इक्वल, सो द ऑफिसर्स ऑल्सो ईट विद द मैन इन ऑपरेशन, देन वी शेयर द सेम फूड एंड एवरीथिंग, बट इन देयर आर्मी दे आर सेपरेट, दे आर वेरी क्लियरली सेपरेट। ऑफिसर्स का खाना अलग जाता है, जवानों का खाना अलग जाता है। सो जब हम ये आया हमारे को गाइड करते हुए छोड़ने के लिए तो हमने अपने पिट्ठू निकाले एंट्री पॉइंट पे और
अपना अपना खाना निकाला और इसको भी ऑफ़र किया, ये जो पाकिस्तानी अफसर, आप भी खाइए। तो पहले तो वो ये देख के बहुत अचंभित हुआ कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि कंपनी कमांडर है, वो अपना पिट्ठू खुद कैसे कैरी कर रहा है। और वो भी हल्का फुल्का पिट्ठू नहीं, वो 10 दिन का उसमें सामान था, जिसमें कि हर पिट्ठू का वजन कम से कम नहीं तो 30 kg था, कम से कम नहीं तो 30 kg। तो ही कुड नॉट बिलीव दैट। ही एक्चुअली लिफ्टेड माई बैक एंड सॉ कि वही है एक्चुअली भारी है। एंड ही आस्क्ड मी कि सर, एंड ही वाज अ यंग लेफ्टिनेंट, सर कि सर आप खुद कैरी करेंगे? आई सेड ऑफ कोर्स खुद कैरी करेंगे। तो ये जो मेरे को लगा कि जो उनका वो जो एटीट्यूड टू लाइफ है, आई वुड से दैट दे आर completely different in terms of the way they conduct themselves as officers compared to as how we are. और इसीलिए आपने बहुत बार ये किस्से सुने होंगे पुराने ज़माने में, जब हमारे पिताजी भी बुला करते थे कि जो लड़ाई के दौरान जो जो कैप्चर हुए थे पाकिस्तानी जवान और जेसीओ, उनसे बोला गया था भाई आप आराम से रहिए, ये ठीक है। वी हैड लॉट ऑफ प्रिजनर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। सो एक किस्सा मेरे को याद आता है जनरल मानेक शाह का। जब वो पाकिस्तानी प्रिजनर्स से मिलने गए तो एक जो पाकिस्तानी जेसीओ थे, उन्होंने उनको ये कहा कि साहब, अगर हमारे पास भी हिंदुस्तानी फ़ौज जैसे अफसर होते तो हमारी आर्मी भी आपकी आर्मी जैसी होती। तो एंड दैट इज स्टिल कैरिंग ऑन। द आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज़ 2 डिस्टिंक्ट डिविजन्स। उनका जो अफसर काडर है वो एक रॉयल्टी टाइप का रहता है, और उनके जो जवान जेसीओ हैं वो बिल्कुल ही ऐसे हैं कि मतलब उनको शायद अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। एंड दैट कम्स आउट वेरी क्लियरली। सो दैट इज़ वन मेजर डिफरेंस दैट आई सॉ। बाकी तो हर एक फौज जो होता है वैसा होता है, बट वी नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद देम एवर इन टर्म्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ वे। सर, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर और डेजर्ट वॉरफेयर में स्पेशलिस्ट हैं आप। तो सर, फौज एक्चुअली डेजर्ट में क्या करती है, कैसे ऑपरेट करती है? देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है, क्योंकि अमूमन जब आप फ़ौज के बारे में सुनते हैं और फ़ौज के बारे में मूवीज़ देखते हैं, 2-4 मूवीज़ को छोड़कर जहाँ पे थोड़ा बहुत डेजर्ट के बारे में दिखाया गया है, जैसे बॉर्डर वगैरह थी पिक्चर में, तो एक्चुअली जो फ़ौज के बारे में ज़्यादा होता है वो स्पेशल फोर्सेस के बारे में होता है। और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट करती हैं ये माउंटेन्स में, जंगल्स में, अलग अलग जो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आर मेड ऑन स्पेशल फोर्सेस बिकॉज दे आर एक्साइटिंग एंड वाई नॉट, यू नो, दे आर अ ब्रीड अपार्ट। उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनके स्किल्स अलग होते हैं। लेकिन एक बहुत ही अहम अंग है इंडियन आर्मी का जो कि मैकेनाइज्ड फोर्सेस कहलाती है, जिसमें कि शामिल है आर्मर्ड कोर एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री विद ऑब्वियसली सपोर्टेड आर्म लाइक आर्टिलरी, एयर डिफेंस, ये वो। और ये जो फोर्सेस हैं, क्योंकि ये ट्रैक्ट हैं और क्योंकि ये बड़े बड़े ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे ऑपरेट करती हैं, और डेजर्ट्स में क्या है, यू नो, द डिस्टेंसेस आर ह्यूज, और वहाँ पे कैमोफ्लेज के लिए कोई ट्रीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे हीट बहुत हाई होती है समर्स में, वहाँ पे ओपननेस है, आप कहीं अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट टैक्टिक्स इन द डेजर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर। और सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है डेजर्ट की, वो ये है कि आपको आपके जो इक्विपमेंट है उसके अंदर रह के और लड़ना पड़ता है, और आपके यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद अ हेडफोन विच इज़ गॉट अ थ्रोट माइक, और चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आप सोचिए, अगर बाहर तापमान करीब 54-55 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और आपकी जो टैंक या बीएमपी के अंदर आप 10 डिग्री और ऐड कर दीजिए, और उसके बाद आप सोच विचार भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और दुश्मन को देख भी रहे हैं अपने उससे कि कहाँ है क्या है। सो लुक एट द काइंड ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट दैट इज़ देयर। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। बट द पॉइंट इज दैट डेजर्ट वॉरफेयर इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ वॉरफेयर। इसके लिए भी हमने एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ता है, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट यूज टू दोज अमाउंट्स ऑफ हाई टेम्परेचर्स। लोग 5 मिनट अगर आप किसी टैंक के अंदर बैठा दें और ऊपर से आप कपोला बंद कर दें, तो 5 मिनट में उनकी नानी मर जाती है। सही है, सही है सर। और वो हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। आज मैं बैठा हूँ सर। मैंने देखा है कई बार आते हैं लोग कि हमें टैंक का राइड चाहिए, हमें बीएमपी का राइड चाहिए, तो हम लोग उनको बीएमपी में बैठा के या टैंक में बैठा के और थोड़ा बहुत चलाते हैं, और लोग उल्टियाँ करते हुए निकलते हैं।
because they have a different image of the army. True, sir, true. Here it is very difficult, and that is when it is peace time. आप सोचिए जब आपके ऊपर हवाई फायर हो रहा है, आपके ऊपर गोले फायर हो रहे हैं, आपके ऊपर लाइव फायरिंग हो रही है, और आप अगर अपना सिर ऊपर करके खड़े हैं तो यू आर एक्चुअली वनरेबल. तो आपको वो कपोला बंद करके अंदर रहना पड़ता है, और एटलीस्ट स्मॉल आर्म से आपकी बचाव होती है. सो ऑल दी टैक्टिक्स इन द डेजर्ट्स आर बेस्ड ऑन प्राइमरली नाइट ऑपरेशंस, बिकॉज डे में तो आपके वो प्लूम्स जो सैंड प्लूम्स हैं दूर से दिखाई देते हैं हवाई जहाज से, ये वो. एंड इन द डे यू हैव टू बी स्टैटिक, इन द डे यू हैव टू बी कैमोफ्लाज्ड. जहाँ पे कि जगह नहीं है, पेड़ नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप वो जो छोटे छोटे झाड़ जो होते हैं वो आप अपने टैंकों के ऊपर नेट लगा के, वो झाड़ लगा के और एक रेत का टीला टाइप बना के और आप छुप जाते हैं ताकि आप हवाई फायर से बच जाएं. सो इट्स अ डिफरेंट डोमेन, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन. और ये जो है ये ग्लोरीफाई नहीं हो पाता है, क्योंकि वी हैव नेवर फॉट अ वॉर वेयर फुल स्केल आर्मर्ड फोर्सेज एंड मेक फोर्सेज हैव बीन लॉन्च्ड अक्रॉस. कभी ऐसे मौका नहीं आया. 71 की लड़ाई में जब हम थे, मेरे फादर बताते हैं कि इकट्ठे हो गए थे बॉर्डर के पास, लेकिन हम क्रॉस नहीं कर पाए. फिर जब आओ पराक्रम हुआ तो आई वॉज इन अ सिचुएशन वेयर वी हैड ऑलमोस्ट क्रॉस द बॉर्डर, बट वो एंड मोमेंट पे बताएगा कि नहीं नहीं नहीं, रोकिए, तो वी हैड टू स्टॉप. सो लेकिन मैं जानता हूँ वो जो ऑलमोस्ट वाला सिचुएशन था वो कितना क्योटिक था. और आप मानेंगे नहीं, लेकिन जब पूरे के पूरे एक आर्मर्ड डिवीजन फॉर एग्जांपल खड़ा है लॉन्च होने के लिए, अनगिनत गाड़ियाँ उसमें होती हैं, अनगिनत, बोथ ट्रैक्ड व्हीकल्स एंड व्हील्ड व्हीकल्स, और उसके अलावा हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन्स होते हैं, वो होता है. तो इट इज़ अ मैसिव मैमथ फोर्स जो कि अगर दुश्मन के इलाके में चला जाए तो धरती हिलती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी हो नहीं पाया है. और मैं तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचता रह गया कि मेरे को मौका मिले कि थोड़ा मैं पाकिस्तान की धरती हिला के आऊँ, लेकिन ये मौका मेरे को मिला नहीं. सर, कोविड टाइम्स पे आपको ओटीए में चीफ इंस्ट्रक्टर की पोजीशन मिली, तो सर वो डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपने वहाँ कैसे मैनेज किया सर? देखिए, कोविड सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, और मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरा प्रमोशन जस्ट प्री कोविड हुआ टू अ मेजर जनरल. और मेरे को उस टाइम लकीली लखनऊ में बेस था, आई वॉज इन द कमांड हेड क्वार्टर्स, और मेरे को बोला गया कि भाई आप चेन्नई जाइए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में डिप्टी कमांडेंट एंड चीफ इंस्ट्रक्टर बन के. और आपको पता है पूरे एयर ट्रैफिक बंद था, ट्रेन ट्रैफिक बंद था, तो दी ओनली ऑप्शन वाज आप बाय रोड जाएं. और रोड में भी हर स्टेट के बॉर्डर में देवर बैरियर्स और चेक्स और ये है वो है. लेकिन फौजी नौकरी थी, फौजी हुक्म था, तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है बाय रोड में जाऊंगा अपनी प्राइवेट कार में. तो मैंने अपने बडी को अपने साथ लिया, थोड़ा बहुत सामान अपनी गाड़ी में रखा, और मैं लखनऊ से कूच कर गया. और रास्ते में प्रॉब्लम ये भी थी कि आप जहाँ जहाँ आपने हॉल्ट लेना था, बिकॉज ऑब्वियसली इतना लंबा रास्ता है कि आप एक दिन या 2 दिन में नहीं पहुँच सकते हैं. तो जहाँ जहाँ आपने हॉल्ट लेना था वहाँ पर भी लॉकडाउन था. तो कैंट में घुसे तो वो आपको एक जगह देंगे जो कि बिल्कुल सेक्लूडेड है, और आपको और आपके बडी को और आपके कार को एक साथ ही रहना पड़ेगा. तो आप उधरी रहिए और अगले दिन बिना किसी से बातचीत किए वहीं से निकलिए. तो ऐसे करते करते हम लोग 3-4 दिन में हम लोग चेन्नई पहुँचे. और चेन्नई में भी लॉकडाउन हो रखा था, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ ट्रेनिंग एकेडमी, लेकिन ट्रेनिंग तो होनी है. तो ये बताया गया कि आपका हुक्म ये है कि आप विद इन दी प्रेमिसेस ही ट्रेनिंग करेंगे, और आउटडोर ट्रेनिंग में आप नहीं करेंगे. जो भी आउटडोर करना है वो आप विद इन दी प्रेमिसेस कीजिएगा. सो वी हैड टू मॉडिफाई सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बट ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग नहीं हुई. ट्रेनिंग पूरी की पूरी हुई, लेकिन गनीमत ये थी कि क्योंकि दोज कैडेट्स आर ऑफ अ एज विच इज़ 19, 20, 21, so their body are very very resilient to disease. तो काफ़ी दिन तक तो कोविड नहीं हुआ, लेकिन बीच में एक बार कुछ आ गया तो एक के बाद एक सबको हुआ. लेकिन मेरे को चिंता ये नहीं थी कि कुछ हो जाएगा, बिकॉज आई न्यू दैट दे वर ऑफ वेरी स्टडी कैरेक्टर, एंड
ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई कुछ मास स्केल डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमने पैनिक नहीं किया. वी कंटिन्यूड द ट्रेनिंग थ्रू कोविड एंड आई थिंक इन दैट टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट एवरी कैडेट एंड एवरी इंस्ट्रक्टर, सबको 1 या 2 बार कोविड हो चुका था, बट इट वॉज कंटेन्ड विद इन दैट प्रेमिसेस. सो इट वॉज नील बटा नील. सो कोई इफेक्ट किसी और के ऊपर नहीं गया. लेकिन लकीली फॉर अस, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एंड द कॉन्स्टेंट मोटिवेशन, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं हुआ. एंड सपोज जैसे एग्जांपल, एक 30-40 किलोमीटर का रन होता है ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, जिसपे आप बाहर जाते हैं, तो हमने क्या किया, हमने प्रेमिसेस के अंदर ही एक चक्कर कटा दिया, 2 चक्कर, 10 चक्कर, 50 चक्कर, कि आप 30 भी अंदर ही कीजिए, 40 भी अंदर ही कीजिए. तो ट्रेनिंग भरपूर हुई, लेकिन उसमें ये नहीं था कि आप बाहर गए और आपने किसी और को इन्फेक्ट किया. दैट वाज वन चैलेंज. द सेकंड चैलेंज वाज दैट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, मेरे टाइम में ये बताया गया था कि पहले वुमेन जो विंग था अलग था एंड बाकी मेन कैडेट्स का अलग ट्रेनिंग होती थी. बट पहली बार वी हैड टू इंटीग्रेट देम इनटू वन कंपनीज. सो वुमेन कैडेट्स को मेन कैडेट्स के साथ ट्रेनिंग करा के इंटीग्रेट करना चाहिए था. सो दैट चैलेंज ऑफ having men and women trained together so that they can increase each other's efficiency, also creating buddy pairs. I used to have this system where आप जो गर्ल्स जो आती हैं वो इंटेलेक्चुअली थोड़ी हायर कैटेगरी की होती हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन टू कम इनसाइड एकेडमी, एंड द बॉयज़ ऑब्वियसली आर मोर रोबस्ट फिजिकली. सो मैंने ऐसे पेयर्स बनाए बड़ी पेयर कंपनी में कि लड़की आपको एकेडमिक्स की ट्रेनिंग करेगी और आप उसको फिजिकल की ट्रेनिंग करोगे. Perfect. So those buddy pairs actually evolved into almost equal partners in terms of the level of training. So that started during my time. So I'm very proud of that. ये मैं कर पाया, and I think it has now come to a level where it is an acceptable norm that both the men and women train together shoulder to shoulder without any apprehensions, and it works well for the army. सर, आपको पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट कहा जाता है. सर ऐसा क्यों है सर? थोड़ा बताइए, इसके पीछे की स्टोरी क्या है. देखिए, द करियर इन द आर्मी, आप का जो जिस आप आर्म में कमीशन हैं और जिस एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है और जहाँ पर आप किस एनिमी से डील कर रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका रुझान किसकी तरफ है. जी सर, जी सर. सो क्योंकि मैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में था, तो हम लोगों की मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट्स वेस्टर्न बॉर्डर पे होती हैं, और थोड़ी बहुत सिक्किम में आजकल होती हैं, तो लद्दाख में तो है ही हैं. सो एज़ कम्पेयर टू चाइना, पाकिस्तान वॉज इन दोज डेज व्हेन आई वॉज अ यंग ऑफिसर एंड ग्रोइंग इन द आर्मी, पाकिस्तान हेवी डिप्लॉयमेंट वॉज बेसिकली द नॉर्म फॉर आर्मर्ड एंड मेक फोर्सेस. तो मेरी कुछ ऐसी पोस्टिंग्स हुई जिसमें मैंने रन ऑफ कच्छ से लेके, और जो चिकन्स नेक का इलाका है जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नीचे, वो पूरा का पूरा जो अलग अलग जो फॉर्मेशन डिप्लॉयड थे इंडियन आर्मी के, हर फॉर्मेशन में मैंने सर्विस की है. और देन आई वॉज पोस्टेड एज अ डायरेक्टर इन द एमओ और द मिलिट्री ऑपरेशंस, वेयर आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर फ्रॉम चिकन्स नेक टू रन ऑफ कच्छ. सो in my service, the first 25 years of service, I was only studying and the pattern, the terrain, this thing about Pakistan. फिर मैंने, क्योंकि लखनऊ का था, तो फिर उर्दू में डिप्लोमा भी किया मैंने, तो and I was well versed with that, so I used to read a lot of Pakistani literature to get to know them better. And military operation में जहाँ मैं काम करता था, वहाँ पर जो ये हॉटलाइन जो है पाकिस्तान के साथ, वो मेरे ऑफिस में था. ओके. सो सबसे पहला कॉल जो हॉटलाइन पे आता था वो मेरे को आता था कि भाई आपको मैं सोन से बात कर रहा हूँ पाकिस्तान हेडक्वार्टर से, और मेरे को डीजीएमओ साहब से बात करना है. तो आई यूज्ड टू सेट अप दैट मीटिंग. सो वो जो कनेक्शन था मेरा उस दौरान, ऑब्वियसली यू गेट टू नो कि कौन क्या है, कैसे है. किसी की आवाज़ से मालूम पड़ जाता है. यू डोंट शेयर टू मच, बट उसकी आवाज़ से मालूम पड़ जाता है, उसके बर्ताव से मालूम पड़ जाता है कि वो कौन है, क्या है, किस रैंक का है. दे डिस्क्लोज देयर रैंक, दैट आई एम ब्रिगेडियर सोनसो स्पीकिंग या आई एम कर्नल सोनसो स्पीकिंग. तो आप उनको उस रैंक का इज्जत देते हैं. लेकिन एक ये खतरा भी रहता है कि वो भी आपको पहचानते हैं. सो वो भी जानते हैं कि भाई डायरेक्टर एमओ साहब का नाम ये है और ये ऐसे ऐसे है, तो दे ऑल्सो कीप अ ट्रैक ऑन यू. फिर जो मेरी पोस्टिंग हुई एज
मिलिट्री एडवाइज़र इन द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूएन इन न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर भी मैं काफ़ी प्रोमिनेंटली विजिबल था। और पाकिस्तानीज एज यू नो आर ऑलवेज ट्राइंग टू यू नो पुट सम स्पोक, तो उनको बड़ा दिक्कत थी हमारे से कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट मेंबरशिप ना मिले। तो वो लोग कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ वो करते रहते थे। उस टाइम पे मेरे को याद है हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो आज जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, ही वॉज दी परमानेंट यू नो वी कॉल देम द PR देयर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। सो he and me specifically were targeted in terms of credibility. हर मौके पे वो कोशिश करते थे कि उनकी क्रेडिबिलिटी और मेरे क्रेडिबिलिटी पे कुछ ना कुछ टिप्पणी की जाए, ताकि क्योंकि मैं पहली बार वहाँ गया था तो ऐसा कुछ हो कि भाई इंडिया ये अपॉइंटमेंट को कैरी ऑन ना करे। एंड दैट टाइम वी वर टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो मेरी जितनी भी पाकिस्तान नॉलेज थी जो मैंने टिल देन हासिल की थी, मैं 2011 में गया था अमेरिका, तो वो पूरी नॉलेज मैं उनके ऊपर इस्तेमाल करता था वहाँ पर। मैं जानता था उनके इलाकों के बारे में जानता था। राइट। अगर पाकिस्तानी कोई अफसर मेरे को मिलता था तो मैं कौन सी रेजिमेंट का है क्या है, तो मैं उसको बोलता था कि हाँ तुम्हारी रेजिमेंट उस इलाके में थी। तो दे यूज्ड टू बी वेरी सरप्राइज कि इसको कैसे पता है। सो एक टैग मिल गया मेरे को कि भाई दिस गाय इज अ पाकिस्तान स्पेशलिस्ट। ऑफ कोर्स मतलब इतना तो होता है कि जब आप 25 साल किसी देश के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग अगेंस्ट दैट कंट्री, सो यू हैव टू नो द एनिमी एज गुड एज यू नो योरसेल्फ। दैट इज हाउ इट इज। सर वेस्टर्न बॉर्डर्स पे आप चीफ ऑफ स्टाफ रहे वहाँ पे, राइट? तो वहाँ सर एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन कैसी है? देखिए जहाँ पर मैं चीफ ऑफ स्टाफ था वो इट वाज नॉट अ वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड सिचुएशन। इट वाज जस्ट साउथ ऑफ द JNK बॉर्डर। तो बेसिकली पंजाब का बॉर्डर था मैक्सिमम, थोड़ा बहुत JNK का जो जम्मू और सांबा का हिस्सा है वो था। तो जिस दौरान मैं था वो नॉर्मली कोविड के आगे पीछे का टाइम था। सो द एक्टिविटीज़ वर वेरी लिमिटेड, बट दोज एरियाज जो है वो दोज एरियाज आर टिपिकली मेंट फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। मतलब जैसे आपने देखा है कि रेड वेड जो होती हैं जो JNK में होता है या फिर कुछ और होता है कहीं और होता है, ये जो इलाके हैं पंजाब के और साउथ ऑफ जम्मू के जो इलाके हैं, यहाँ पर क्योंकि हमारा जो वनरेबिलिटी है इंडिया का वो चिकन स्नैक का जो इलाका जो कहा जाता है कि भाई जम्मू पहुँचना या अखनूर पहुँचना बहुत आसान है पाकिस्तान के आर्मड फोर्सेस के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। तो ये वो इलाके हैं। तो इन इलाकों में दे वर बोथ इन्फेंट्री ऑपरेशंस आल्सो एंड मैकेनाइज्ड फोर्सेस ऑपरेशंस आल्सो। तो एक ये कारण था जिसकी वजह से मेरे को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। एंड दिस वाज द लास्ट ऑपरेशनल यू नो इफ़ आई वुड से अपॉइंटमेंट ऑफ माइन। अच्छा। तो इसके बाद तो फिर मैं आई केम एज ADG रिक्रूटिंग टू लखनऊ बैक अगेन। अच्छा। तो क्योंकि मैंने इतने अपना पूरा जीवन जो कहते हैं पाकिस्तान पे डिवोट किया था, तो आई थिंक द आर्मी हेडक्वार्टर्स वुड हैव थॉट कि इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा दिया जाए ताकि इसका जो वैल्यू है थोड़ा हमें मिले। एंड आई थिंक ड्यूरिंग दैट टेन्योर वी ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड, यू प्रिपेयर फॉर वॉर, you train for war. So we could contribute, I could contribute in the training, I could contribute in the way that we saw the enemy across, and I could contribute in terms of कि भाई कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए। It was an interesting tenure, but क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था तो the actions on the ground were very limited, because obviously दोनों तरफ ऐसा हालात थे कि you were protecting your own self rather than protect trying to attack the enemy. So it was fairly quiet that time. सर दुनिया में बहुत सारी पावरफुल आर्मीज हैं, बट लोग बोलते हैं कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट। सर आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? देखिए ये तो मेरा भी मानना है। ये मेरा मानना है दैट वाइल वी आर द 4th लार्जेस्ट आर्मी, लेकिन हमारे अंदर एक रेजिलियंस है जो बाकी आर्मीज में नहीं है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमारे जो सोल्जर्स हैं दे आर वेरी लो मेंटेनेंस सोल्जर्स, और हमारे यहाँ जो हार्डीनेस है, जो हमारे अंदर रेजिलियंस है इन टर्म्स ऑफ डिजीज़, वी आर नेचुरली इम्यून टू अ लॉट ऑफ डिजीज़ बिकॉज वी लिव इन कंडीशंस इन द रूरल एरियाज वेयर वी आर नॉट एज कंडीशनड एज द अदर्स आर। तो होता क्या है कि आप जब नेचुरली आप रोबस्ट हैं, आप नेचुरली हार्डी हैं, तो आपको इन फील्ड या ड्यूरिंग वॉर
जब आपको हार्श कंडीशंस फेस करनी होती हैं तो वो इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर। अगर आप कोका कोला और हैमबर्गर पर बड़े हुए हैं तो आप चाहे आप 6 फीट 10 इंच के हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान वो 6 फीट 10 इंच एक बड़ा टारगेट बन जाता है। तो वो एक बहुत गलत धारणा है कि टेक्निकली दे अदर आर्मीज माइट हैव एन एज, बट वेयर इट मैटर्स इज द मैन बिहाइंड द मशीन। दैट इज वेयर इंडियन आर्मी स्कोर्स ओवर ऑल अदर्स। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न मेरा ये बहुत मानना है कि हमारे हर रीजन्स में, चाहे वो नॉर्थ के लोग हों, चाहे वो ईस्ट के हों, चाहे वो साउथ के हों, चाहे वेस्ट के हों, हर कौम में, हर रीजन में, हर इलाके में एक स्पेशलिस्ट वो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमारे डीएनए में शामिल है। फॉर एग्जांपल जो गुरखाज होते हैं, दे आर बाय इन द डीएनए दे आर ब्रेव फाइटर्स। आर soldiers from Punjab, the Sikhs, they have always been bold and powerful and multi-talented. तो वो they have their own characteristics, वो उनके DNA में शामिल है। जो हमारे साउथ के सोल्जर्स होते हैं वो they are very good at sports like boxing, athletics, ये वो तो उनके अंदर अलग टाइप का एक जोश होता है। They are very powerful in terms of their stamina and strength and all that. सिमिलरली जो ईस्ट इंडिया वाले जो होते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के लोग बड़े कम में सरवाइव करते हैं और बड़े रेजिलिएंट होते हैं। वो दिन भर एक मच्छी खाएगा, लेकिन वो ही इज़ अ ट्रू सोल्जर, उसे और खाने की जरूरत नहीं है, उसी में वो बाकी पूरे काम कर देगा। सो हिज रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लेस एंड दे आर वेरी सिंपल। आप हुक्म दीजिए, वो उस हुक्म का पालन होगा। तो जब ये पूरे अलग अलग रीजन्स के जो स्ट्रेंथ्स हैं, जब ये इंक्लूसिव हो जाते हैं, व्हेन इट बिकम्स ऑल इंडिया ऑल क्लास लाइक व्हाट वी से, सो उसका जो ताकत है वो आई थिंक इट एक्सपोनेंशियली गोज अप। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई आई फील दैट इंडियन आर्मी इज सो रेजिलिएंट। एंड द थर्ड रीजन, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, इज द लीडरशिप। बिकॉज वी इन द इंडियन आर्मी we believe that leaders should be as robust and as resilient as the men they command. Yes. तो अगर आप सपोज मैं एक साउथ इंडियन यूनिट में हूँ और मेरी यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बॉक्सिंग में अच्छे हैं और एथलेटिक्स में अच्छे हैं और खाने में वो ये खाते हैं और उनको उसी से उनको दम मिलता है, तो आप भी वही खाना खाइए, आप भी वही गेम खेलिए, आप भी वही काम कीजिए, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके अंदर भी वही गुण जो आपके ट्रूप्स में है वो आ जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग विच आई डोंट थिंक मेनी अदर आर्मीज इन द वर्ल्ड एंजॉय। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से हमेशा वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी विल रिमेन द बेस्ट इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज वी फॉलो दिस ट्रेडिशन। सर, अग्निवीर स्कीम जो है जी, वो अभी थोड़ी दिन पहले लॉन्च की, 3-4 साल पहले, राइट जी। वो एक्चुअली में है क्या, शॉर्ट में समझाइए सर, और ग्राउंड रियलिटी क्या है सर उसमें? जी, तो देखिए ये जो अग्निवीर स्कीम जो है, ये इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ वेरी सकारात्मक सोच। इसके पीछे सोच बहुत सकारात्मक थी, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मेरे को लगता है शायद उसका जो मैसेजिंग है उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई। दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ वेटरन्स who have always seen army as a lifelong service felt a little bad, and there was a lot of negativity about it कि भाई ये ठीक नहीं है, फिर बच्चे 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा, फौज का क्या होगा, क्या नहीं होगा। Let me explain to you why I feel that it could have been better in terms of only implementation. The idea was very good. देखिए क्या है कि एयरफोर्स और नेवी जो हैं वो प्राइमरली टेक्निकल आर्म्स हैं। उसमें यू आर ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एंड मेंटेनिंग इक्विपमेंट एंड फाइटिंग विद दैट इक्विपमेंट। दे डोंट हैव टू हैव मैन पावर टू गो इनटू एनिमी टेरिटरी एंड डू ऑल दैट व्हाट वी डू। सो मेरे हिसाब से जो ये स्कीम थी शुड हैव बीन पायलटेड इन द एयरफोर्स और द नेवी एज अ पायलट स्कीम फर्स्ट, because there you require more of technical manpower and you require people who can be there. But हुआ क्या, because they wanted to have similarity in all the three forces,
दे इंक्लूडेड द आर्मी ऑल्सो इन द होल प्रोसेस। ठीक है, आपने आर्मी में इंक्लूड कर लिया। अगर ऐसा करना चाहिए था तो वी शुड हैव व्हाट डन वाज दैट आप 50% आर्मी को आप स्टैंडिंग आर्मी, रेगुलर आर्मी रखते, या 75% को, एंड 25% को आप ये शॉर्ट सर्विस स्कीम जैसे फौज में ऑफिसर्स के लिए होता है, आप वैसे कर देते। तो उससे क्या होता कि आपकी थोड़ी वैलिडेशन भी हो जाती, एंड people who want to serve the army for some other reasons and then go out and carry the values outside, they would have also got a chance. And people who wanted to carry on in the army as a career, you could have carried on in the regular forces. But मेरे को लगता है कि शायद इसमें कुछ implementation की दिक्कत होगी, because I am not privy to the thinking at the highest level. But जो मैंने देखा है, जो पिछले 3 साल में जो मैं बिफोर आई रिटायर्ड आई वाज एडीजी रिक्रूटिंग लुकिंग आफ्टर यूपी एंड उत्तराखंड, तो मैंने एक्सटेंसिवली टूर किया, मैंने एक्सटेंसिवली लोगों से बात किया, और मैंने एक्सटेंसिवली लोगों को मोटिवेट भी किया कि भाई आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाइए, डोंट ब्रिंग आउट द नेगेटिविटी ऑफ इट बिकॉज इट सर्व्स नोबडी। देखिए जो सिलेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो ट्रेनिंग है उसमें लोगों को लगता है कि आपने ट्रेनिंग का पीरियड शॉर्ट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली 6 to 8 months यू ट्रेन देम फॉर बेसिक ट्रेनिंग, एंड देन जब यूनिट जाते हैं तो वो दे कीप गेटिंग ट्रेन्ड ओवर दैट, एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइट अ वॉर एवरी सिंगल डे। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में कुछ कमी है या कुछ खराबी है। तो सिलेक्शन में कोई चेंज नहीं था, ट्रेनिंग में कोई मोटे तौर पे चेंज नहीं था, सिर्फ ये था कि लोगों को लगा कि भाई क्या होगा उनका जो वापस बाहर निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से इफ़ दैट कुड हैव बीन केटर्ड फॉर, और अब मोटे तौर पे क्योंकि ये स्कीम स्टेबलाइज हो गई है, तो यू वुड नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू कम आउट ऑफ द आर्मी एंड डू समथिंग एल्स इन देयर सेकेंड करियर, बिकॉज द आर्मी हैज़ मेड अ मैन आउट ऑफ देम। और वो जो फ़ायदा जो नेशन को मिला है कंटेक्चुअली, that you will have more people trained in discipline, in character and integrity when they come into the national mainstream, they will be better citizens. True. जो फौज है, we are also evolving. आप देख रहे हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं ऐसे सिचुएशंस कम है जहाँ पर कि आर्मीज आर बीइंग इन्वॉल्व इन लॉन्चिंग मास अटैक्स इनटू एनिमी टेरिटरी। तो कुछ वो भी सोच था कि एज यू इवॉल्व इन वॉरफेयर यू डोंट रिक्वायर सो मेनी सोल्जर्स, वॉट यू रिक्वायर आर गुड सोल्जर्स बिहाइंड सम वेरी गुड मशीनरी। सो मेरे ख्याल से वो जो मैसेजिंग था, अगर उस मैसेजिंग को थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में ठीक से किया होता तो इट वुड नॉट हैव गॉट द फ्लैक व्हाट इट गॉट। एंड देन आई ऑल्सो ब्लेम द नेगेटिविटी दैट वाज क्रिएटेड बाय some sources around for political gains. तो वो तो खैर एक दूसरा ही मुद्दा है, I will not like to talk about that. But as a soldier, I feel that it is not a bad scheme. If you look at it objectively, nothing really changes except the retention of the soldier. जो तो soldier retain हो गया वो तो उसके लिए तो राइट नॉर्मल है, जो नहीं रिटेन हुआ उसके बाद इतने ऑप्शंस हैं बाहर निकलने के बाद, दैट आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ डेट्रीमेंटल एक्शन। बट ये ज़रूर है, एंड मेरे ख्याल से ये अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है भी, कि अभी जो है रिटेंशन वो 25% है, इट मे गो अप टू 50%, विच विल सूट बोथ वेज। सो बाय एंड लार्ज दिस स्कीम इज़ अ वेल, नाउ इट इज़ स्टेबलाइज्ड, एंड आई थिंक इफ द रिटेंशन गोज अप टू 50% तो ये बहुत ही एक्सेप्टेबल स्कीम हो जाएगी। बिकॉज हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में जो जितने भी लोगों के अंदर दिमाग में शक था, डाउट था, फैलेसीज थी, काफ़ी हद तक हमने इन फैलेसीज को दूर कर दिया है। सो नाउ दे आर हैप्पी विद इट। सर 2026 में अग्निवीर का पहला बैच बाहर आएगा जी सर, आप उनके बारे में आपका क्या विजन है, मतलब वो किस टाइप के करियर्स में जाएंगे या मतलब क्या होगा उनके साथ? देखिए ये एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन है। I think the closer we get to 26, the more this topic gets discussed. होता क्या है देखिए कि if it is 25% retention, तो जो 75% अग्निवीर जो हैं वो बाहर आएंगे। I am assuming at 25, दो मेरे ख्याल से by the time they come out,
hopefully the retention should be 50% because that is what the indicators are. And I think after Op Sindoor, we have seen that it is what the army can do and what it has to do. So we have to safeguard the basic strength of the army. True. So I think that it will be 50% retention, but I will give you an example of 25% retention. बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग जिसमें कि यूपी इज द लीडिंग स्टेट गवर्नमेंट वेयर अ लॉट ऑफ गुड स्कीम्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर एग्जिटिंग अग्निवीर्स. पुलिस में रिजर्वेशंस हैं, सीआरपीएफ में रिजर्वेशंस हैं, यूपी गवर्नमेंट में रिजर्वेशंस हैं, और बाकी अ लॉट ऑफ प्राइवेट एजेंसीज हैव आल्सो इविंस्ड इंटरेस्ट इन अग्निवीर्स. जो सबसे बड़ा एप्रीहेंशन जो अदर साइड में है, लोग सोचते हैं कि ये ट्रेंड मैन पावर निकलेगा, इन्होंने हथियार की ट्रेनिंग ली है, इन्होंने फायरिंग की ट्रेनिंग ली है, इनके जोश हाई है, इनके खून गर्म है, तो कहीं ये मिसयूज़ ना किए जाएं. और मिसयूज़ कहाँ किए जाएंगे? ये बैड लैंड्स ऑफ ये जो यूपी बिहार है, जो गैंग्स हैं, ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं. कई जगह पे जब मैं आउटरीच पे था तो कईयों ने तो मेरे को बोला भी है कि भाई इतने बाहर आएंगे तो हमारे गैंग में सीधा हम इनको ले लेंगे. तो खैर ये तो इट इज़ जस्ट फॉर दिस थिंग कि भाई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज इफ़ यू मैनेज देम वेल. देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है. ट्रू सर, ट्रू. हर एक इंसान के दिमाग में क्या है आई डू नॉट नो, बट आई वुड वॉन्ट दैट द एग्जिटिंग अग्निवीर्स शुड हैव अ सेंट्रल एजेंसी जहाँ से इनके जो टैलेंट और जो इन्होंने स्किल्स एक्वायर किए हैं, इट कैन बी एट द स्टेट लेवल, इट कैन बी एट द सेंट्रल लेवल, बिकॉज सेंट्रल लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा, मैनेजेबल नहीं हो पाएगा. तो बेस्ट स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे आप ऐसी एजेंसीज रखिए विच आर क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ यू शुड हैव पीपल फ्रॉम द डिफेंस देयर, यू शुड हैव पीपल फ्रॉम हु नो व्हाट द क्वालिफिकेशंस आर. अगर वो सिग्नल्स का है तो वो क्या करके आया है, अगर वो इन्फेंट्री का है तो क्या सीख के आया है, अगर वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का है तो क्या सीख के आया है, उसके हिसाब से देन यू डिप्लॉय देम इनटू इंडस्ट्रीज, इनटू अदर एरियाज वेयर ऑप्टिमली यू यूटिलाइज देयर टैलेंट. देखिए अब ये जो फौज है ये पुराने ज़माने की नहीं रही, एंड यूटिलाइजिंग एग्जिटिंग वेटरन्स एंड अग्निवीर ओनली फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स आई थिंक इज द मोस्ट नॉन इमेजिनेटिव यूज ऑफ मिलिट्री पावर. और ये वो लड़के हैं, ये वो बच्चे हैं जो 23-24 साल के हैं, who are just matured into soldiers, and they have a whole life in front of them. What you need to do is we need to nurture them, we need to mentor them, and we need to guide them and place them at proper places, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो, आपके स्टेट का भी फ़ायदा हो, और सबसे बड़ा नेशन का फ़ायदा, राष्ट्र का फ़ायदा. जी सर. जी. सर आज के यूथ में डिफेंस के लिए मोटिवेशन और जोश कितना दिखता है सर आपको? देखिए इसका बहुत एक स्ट्रेट आंसर मैं आपको दूंगा. डिफेंस के लिए जो मोटिवेशन है यूथ में, इट इज़ एडिक्वेट. कई लोग सोचते हैं कि नहीं कम हुआ है, मे बी दैट इज़ द पॉइंट ऑफ योर क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है. इन सम प्लेसेस देयर हैव बीन डिप्स इन टर्म्स ऑफ how many volunteer to come into the armed forces because of the reason I just told you before कि उनको लगता है कि uncertainty है, तो फौज में आने के बजाय they opt for maybe paramilitary or they opt for police or they opt for something more secure. अब फौज में भी 2-3 ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, आपका वेटनरी असिस्टेंट हो गया, ये रिलीजियस टीचर हो गए, ये परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हैं एज अग्निवीर. ओके. बट यू नो पीपल थिंक दैट मे बी पता नहीं हम रिटेन होंगे नहीं होंगे, इसलिए कई जगह पे सिलेक्शन में डिप हो सकता है. लेकिन जो आपका सवाल है कि मोटिवेशन में कोई कमी नहीं है. आज भी मैंने कम से कम पिछले 3 साल में अपने टेन्योर में कम से कम नहीं तो 39-40 रैलीज कराई हैं ऑल ओवर यूपी एंड उत्तराखंड. किसी एक रैली में ऐसा नहीं हुआ कि जितने हम बच्चे एक्सपेक्ट करते थे उससे कम आए. There have always been much more number of people coming than the vacancies that we have.
सो कहीं पर ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसमें जोश कम हुआ है. मे बी it's just a narrative that is being created. In some families, yes, they might prefer a permanent job. बट जो फौज का जो जज्बा है वो सिविलियन में कम नहीं हुआ तो फौजी में क्या कम होगा. सही क्या है. कम होगा. सर जो यंग वुमेन है जो आर्मी के लिए एस्पायरिंग है जी, तो उनमें सर ये कॉम्बैट ट्रेनिंग में या कॉम्बैट में उनका एक्टिव रोल है सर? देखिए अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, बिकॉज इसमें भी बहुत सारा एक फॉग ऑफ वो है, थॉट है. क्लैरिटी नहीं है लोगों को कि भाई ये कॉम्बैट ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट इन कॉम्बैट आर्म्स इनमें क्या फ़र्क है. देखिए मेरा ये मानना है कि हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है इट इज़ 50% ऑफ आवर नेशनल पॉपुलेशन, एंड इफ़ यू वांट टू हैव गुड पीपल in any field including the armed forces, they have to be onboarded. True. In the quantities that they deserve, and they should deserve in their abilities, in their intellectual abilities and in their physical abilities of the required job that they have to do. और बाकी और बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि मेरे को तो कोई फ़र्क, मैंने बहुत देखे हैं जॉइंट ट्रेनिंग जहाँ पे मैंने मैन और वुमेन को इकट्ठे देखा है, तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा कि भाई उनमें कोई कमी है. और आप वुमेन को आप वेट लिफ्टिंग तो करा नहीं रहे हैं फौज में. आपने उनसे भी वही ट्रेनिंग करवानी है जो स्टैंड ऑफ ट्रेनिंग है या कम्युनिकेशंस का ट्रेनिंग है या आप एयर डिफेंस की ट्रेनिंग है. तो उसमें आप शी इज़ जस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम्स. शी इज़ नॉट डूइंग रेसलिंग और शी इज़ नॉट डूइंग बॉक्सिंग विद अ फिजिकल सोल्जर कि जिसके लिए उसको वो इक्वलेंट स्ट्रेंथ चाहिए आदमी जितना. एक एप्रीहेंशन हमारे एक नेशनल साइकी में है कि अगर सपोज इन सम ऑपरेशन अ वुमन सोल्जर और अ वुमन ऑफिसर इज कैप्चर्ड, सो मे बी द इफेक्ट ऑफ व्हाट हैपन्स टू हर इज गोइंग टू डैमेज द नेशनल सेंटिमेंट. देखिए ये तो एक वॉर है. ऐसे सिचुएशन में किसी वुमेन को डालना ही क्यों है जहाँ पर कि ऐसा कुछ हो जाए. ट्रू. सो मेरा ये मानना है कि एज लॉन्ग एज शी इज़ इन द कॉम्बैट जोन, और कॉम्बैट जोन क्या है जहाँ से वो लड़ाई लड़ रही है, वो फिजिकल गुत्थम गुत्था की लड़ाई तो आजकल होनी नहीं है. अगर होनी भी है तो वहाँ पे फिर वुमन क्यों होना है. ट्रू. एंड इफ़ शी इज़ प्रोवाइडिंग इक्वल इनपुट फ्रॉम वेयर शी इज़, अगर वो लड़ाई के मैदान में आपको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही हैं या कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं या आर्टरी फायर प्रोवाइड कर रही हैं या वो हेलीकॉप्टर गनशिप से आपके ऊपर दुश्मन पे फायर गिरा रही हैं और ये सब काम कर रही हैं जो कॉम्बैट जोन में होता है, तो ये जो डिस्टिंक्शन हम करते हैं कि कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट, इसमें मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगता है. सो इट इज़ एक्चुअली अ फैलेसी कि वुमन इन कॉम्बैट रोल्स, येस वुमन आर इन कॉम्बैट रोल्स, yes, women are not in fighting arms. That is dealing with direct one-to-one, fight with the enemy. That is infantry, armored corps, and mech infantry, where we are fighting as one-on-one. तो उसमें नहीं है, but eventually I think even that bastion will be overcome. Because I don't think there is a difference in it all. And I am a very firm believer कि आप जितना जल्दी हम इस माइंडसेट को चेंज करें उतना जल्दी हमारी जो लड़कियां हैं दे आर इक्वली ब्रेव, दे आर इक्वली इक्वली इंटेलिजेंट, एंड आई फाइंड सम ऑफ देम रियली मोटिवेटेड. उनको मौका नहीं मिलता है लेकिन वो एक्चुअली बहुत मोटिवेटेड है. सर एक जनरल रैंक के ऑफिसर का जी सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव होना ये सर बड़ा थोड़ा वो करता है ना. देखिए तो ऐसा है कि ये लगता ऐसा है लेकिन ऐसा है नहीं. हुआ क्या कि जब मेरी ये पोस्टिंग आई एज एडीजी रिक्रूटिंग इन लखनऊ, उस टाइम पे कोविड जस्ट अबाउट ख़त्म हुआ था 2022 में और ये अग्निवीर स्कीम लॉन्च हो रहा था. तो मेरे को बड़ी हड़बड़ी में बुलाया गया कि जल्दी जल्दी आइए कि ये स्कीम लॉन्च होना है, सो वी नीड टू हैव पीपल टू लॉन्च द स्कीम. एंड यू नो द पावर ऑफ सोशल मीडिया. आर्मी वॉज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट जैकेट कि हमारे अंदर एक एप्रीहेंशन होता है कि पता नहीं हम कुछ बोलेंगे तो उसका क्या कोई मतलब निकालेगा. दैट इज़ ओके फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस, बट मेरा जो काम था वो ये था कि आउटरीच करना, मैक्सिमम यूथ को ये बताना कि भाई फ़ौज क्या है. एंड सबसे ज़रूरी ये जो एप्रीहेंशंस थे अग्निपथ स्कीम को लेकर कि भाई इसमें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, कुछ हद तक उनको भी दिमाग से निकालना लोगों के कि भाई ये गलत है और सच्चाई ये है.
तो जब हमने शुरू में थ्रू मीडिया कॉन्फ्रेंसेस, थ्रू मीडिया राइटअप्स, ये सब चीज़ें की, तो ट्रैक्शन तो था लेकिन इतना नहीं था। और क्योंकि भाई हम ऐसे अपॉइंटमेंट में थे जिसमें कि मीडिया से आपको बात करना ही होता है, जब आप रैलीज करा रहे हैं, जब आप कहीं पर गए हुए हैं, तो एक यू गेट अ लिटिल अकस्टम टू डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन मीडिया। सो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ऐसे करना है तो व्हाई नॉट यूज़ दी सोशल मीडिया, स्पेशली व्हाट्सएप एंड मे बी लिंक्डइन, जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। जी 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 जी। तो मैंने फिर लिंक्डइन में ऐसे मैसेजेस डालने शुरू किए जो कि एक तो फ़ौज के बारे में थे, ऐसी चीज़ें जो फ़ौज के बारे में लोग जानते नहीं हैं, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल स्टोरीज। आजकल लोगों के पास पेशेंस नहीं है टू गेट टू मच ऑफ ज्ञान, बिकॉज दैट ज्ञान इज अवेलेबल ऑल ओवर द प्लेस। तो ऐसी स्टोरीज जो फ़ौज के बारे में, जो अमूमन एक सिविलियन नहीं जानता है, वो मैंने डालना शुरू किया। एंड टू माई सरप्राइज, अपार्ट फ्रॉम द स्टोरीज अबाउट अग्निवीर एंड अदर थिंग्स दैट आई वांटेड टू प्रोपोगेट, इसको बड़ा ट्रैक्शन मिला। और ये एक सेफ स्पेस था। तो मैंने फिर अपने हायर हेडक्वार्टर से एक ब्लैंकेट सैंक्शन लिया अपने लिए और अपने रिक्रूटर्स के लिए कि आप थोड़ा बहुत हमें परमिशन दीजिए टू गो इन टू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज अदरवाइज आउटरीच हमारा नहीं है। और आजकल का यूथ हाथ में मोबाइल लेके घूमता है, ही इज कॉन्स्टेंटली ऑन सोशल मीडिया। सो इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग, it is better that you give it to him in a form that he understands. Right. So वहाँ से वो idea germinate हुआ, and देखते देखते in the last 2 years, while अगर आप देखा जाए तो officially I am only allowed to be on LinkedIn for the last 6 months of my career, because then I am trying to get a second career option. But because of this appointment as ADG recruiting, I could get into the social media much earlier. Yes. और उससे हुआ क्या कि अपार्ट फ्रॉम अग्निवीर, आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ दी स्टोरीज। तो लोग फिर पहचानना शुरू हो गए। फिर वो टाइगर तिवारी का नाम इधर उधर लोगों ने लेना शुरू कर दिया। फिर वो जब मीडिया वाले इंटरव्यू करने आते थे तो अग्निवीर के अलावा मेरे बारे में लगे बात करने। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि आई एम एक्सपोज्ड, बट लेट मी बी वेरी श्योर दैट मैंने ऐसा कोई काम सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं किया है जिसके बारे में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी को इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आई हैव फॉलोड द प्रोटोकॉल्स, आई हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव बीन फॉलोड, बट यस, I have realized the power of social media, and that is why today I am sitting and talking to you here. Yes. सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोस्टली जर्नलिस्ट के नाम के आगे सर परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये सब डेकोरेशंस लगे होते हैं सर। सर आपके नाम क्या नहीं लगे हैं सर? ये आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज ये क्वेश्चन में से बहुत लोग पूछते हैं। और मेरा जवाब मैं आपको बड़े 2-3 हिस्सों में दूंगा, बिकॉज एक होता है बड़ा नॉर्मल सा जवाब होता है कि भाई वो अपनी अपनी किस्मत है। एक होता है कि भाई पता नहीं, शायद मेरे अंदर कुछ दिखा नहीं किसी को। लेकिन मेरा जवाब बड़ा स्पष्ट है, और वो जवाब ये है कि देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जो गीता का जो ज्ञान है, ये एक इंग्रेंड है मेरे अंदर। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि दिल से काम कीजिए, लेकिन आप फल की इच्छा मत कीजिए। और वो फल जो है वो किसी ना किसी तौर पे आपको मिलेगा, मे बी नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ डेकोरेशन, बट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ रेपुटेशन दैट यू कैरी, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लव दैट यू गेट। सो पहली बात तो वो है कि मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, बट अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। और मैं ये हमेशा दोहराता हूँ इस बात को कि कम से कम मैंने अपनी 37 ईयर्स की जर्नी में कम से कम नहीं तो 15-20 तो मैंने शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र के लेवल के अवार्ड्स लोगों को दिलवाए हैं, सेना मेडल टाइप के, और 50 कमेंडेशन कार्ड्स मैंने दिलवाए हैं अपने हाथ से, उनके साइटेशन लिख के। तो दैट हैज़ बीन माई बिगेस्ट अचीवमेंट। सो आई काउंट माई ब्लेसिंग्स देयर। मेरे को क्यों नहीं मिला? देखिए, ऐसा होता है कि बीइंग फ्रॉम द आर्मर्ड कोर एंड मेक इन्फेंट्री, हम लोग ज़्यादा डिप्लॉयड नहीं होते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे कि एक्टिव ऑपरेशंस चल रहे हैं। राइट। सो जहाँ एक्टिव ऑपरेशन चलते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली दे डिजर्व, दे गेट। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली हम अब रेगिस्तान में धूप खाने के लिए तो हमें
कोई पीवीएसएम नहीं देगा। लेकिन ऐसा है कि कुछ तो सिस्टम्स हैं आर्मी में जो कि आई एम लार्जली फेयर होती हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि आप कहाँ डिप्लॉयड हैं और आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस अपॉइंटमेंट में हैं। तो एंड देयर सर्टेन पॉलिसीज विच दे फॉलो। तो कुछ मेरी किस्मत ऐसी रही है कि काम तो मैंने बहुत किया है, लेकिन somehow I have been in appointments and in under places where somehow it never materialized. But to my satisfaction, I must tell you this, that पिछले I think 15-20 साल में almost every year I have been recommended for a distinguished service award. अब क्यों नहीं मिला वो सवाल आप मेरे से मत पूछिए। वो मेरे ख्याल से I think that is for the army to answer. सर अब रिटायरमेंट हो गया है आपका जी। तो सर अब नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं, मतलब देश के लिए क्या मतलब नया बड़ा करने वाले हैं आप? देखिए रिटायरमेंट तो हो गया है जी जी जी, लेकिन मेरे को अपने अंदर जो एनर्जी है वो उसमें कोई कमी तो दिखाई नहीं दे रही। और मैंने अपने आप को ये कहा है कि कम से कम 20 साल है मेरे पास, गॉड विलिंग, कि मैं कुछ कर सकता हूँ देश के लिए। एंड दैट हैज़ बीन माई फर्स्ट एंड द ओनली love is my country. I always say nation first. So मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसे endeavors में जाने के लिए। पहली बात जहाँ से कि भाई आपका जो नेशन है वो चमके, और दूसरा जो यूथ है इस नेशन का उसको एक डायरेक्शन दिया जाए, उसको एक मेंटरशिप दिया जाए, उसको एक रास्ता दिया जाए ताकि वो सकारात्मक सोच से आगे बढ़े और इस जो हमारे देश के गौरव में और हमारे देश के जो बढ़ोतरी होनी है वो हो पाए। आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग विच वेयर आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल ग्रोथ। तो इसलिए मेरा तो यही रुझान है कि आई वुड लाइक टू डू समथिंग विच डील्स विद ऑल दिस, डील्स विद यूथ, डील्स विद नेशनल growth, deals with some kind of empowerment of children and women and young children, because that is our root. That is where the changes will come. अगर आप बचपन से किसी बच्चे को आप अगर अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा वैल्यूज़ देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तब जाके वो देश के लिए काम करेंगे। जी सर। और मेरा ये बहुत बड़ा मानना है कि हमारे यूथ के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनको एक मार्गदर्शक चाहिए, उनको एक मेंटर चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट काफ़ी कुछ वेटरन्स जो हमारे हैं बाहर और जो इस स्टेट में हैं जो कि वो दे सकते हैं, उनसे यही रहेगा हमेशा कि आप अपने लेवल पर जितने बच्चों को और जितने यूथ को आप सही दिशा दे सकें और सही डायरेक्शन दे सकें, तो आई थिंक इससे ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन अच्छा और ऑनरेबल नहीं हो सकता है। सो माई नेक्स्ट आई थिंक वॉट एवर आई डू विल बी समवेयर अराउंड दिस। सर आपकी फेवरेट वॉर मूवी कौन सी है? देखिए ऐसा है कि वॉर को ना बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाते हैं स्क्रीन पे। सो कॉलिंग इट अ फेवरेट वॉर मूवी तो बड़ा अनफेयर हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो वॉर पे बनी हैं। बट एक मेरे को याद आती है, बचपन में मैंने आई थिंक हकीकत देखी थी धर्मेंद्र की। इट वॉज बेस्ड ऑन द 1962 वॉर। और उस टाइम मैं शायद 6 या 7 साल का था। तो उस पिक्चर को देख के, और उस पिक्चर में काफ़ी कुछ इमोशनल चीज़ें थी, सैक्रिफाइस था और वो एक रोमांटिक एंगल भी था, और काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे दिमाग में थी, बिकॉज आई हैड हर्ड दो स्टोरीज फ्रॉम माई फादर। सो उस पिक्चर को देख के जब मैं घर आया तो मेरे को एक्चुअली बहुत रोना आया, और इतना मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मैं आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। तो नॉट बिकॉज मेरे को वो इफ़ेक्ट किया, बट मेरे को इमोशनली वो पिक्चर ने बहुत इफ़ेक्ट किया। सो आई रिमेंबर दैट मूवी। बाकी तो पिक्चरें बहुत अच्छी अच्छी बनी हैं। माई ओनली थिंग इज दैट दे शुड बी मोर रियलिस्टिक, दे शुड नॉट रोमांटिसाइज वॉर। वॉर इज समथिंग वेरी सीरियस अफेयर एंड इट्स समथिंग दैट वी कैन अवॉइड। ये जो हम देखते हैं पिक्चरों में और जो हमारे बच्चे जो रुझान इनका होता है, आई वुड नॉट वॉन्ट families to lose their husbands. I would not want children to lose their fathers. I would not want martyrs to sacrifice their lives for no reason. हाँ, अगर ज़रूरत है तो पक्का हाजिर है, लेकिन बिना किसी रीज़न के और बिना किसी मतलब के अगर
हम एक हिस्टीरिया क्रिएट करेंगे तो वो किसी को फ़ायदा नहीं करता, किसी को फायदा नहीं। किसी को फ़ायदा नहीं करता। सर अगर आप आर्मी में नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं आर्मी में नहीं होता तो मैंने आपको बताया कि मैं एक बॉक्सर था सर और मेरे को बहुत शौक था बॉक्सिंग का, और मैं आई वुड हैव बीन अ वेरी गुड बॉक्सर हैड आई कंटिन्यूड माय जर्नी ऑफ बॉक्सिंग। क्या पता मैं इंटरनेशनली बॉक्सिंग कर रहा होता, क्या पता मैं किस स्टेचर में होता, लेकिन सर्टनली समथिंग टू डू विद बॉक्सिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स, या फिर मैं किसी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी होता आज बैठ के आपसे बात कर रहा होता। लेकिन यस, certainly that was the choice, the career choice that I had if I had not been in the army. Very nice. But my father gave me that option that look, if you get injured in sports, the future goes for a 6. So he says that army है, आपके पास option है, मेहनत करना पड़ेगा. If you want, you can take that option. So I am glad that I listened to my father and I joined the army. So today I am a very happy man and I am still uninjured. सर फील्ड पे सबसे हिलेरियस या क्रेजी मोमेंट याद आता है आपको कोई? नहीं, क्रेजी मोमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इट वॉज अ मोमेंट विच आई रिमेंबर। हम क्या करते हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, एक एक्टिविटी होती है फ्लोटेशन करके। सो फ्लोटेशन ट्रेनिंग जब होती है कि हम BMP हमारी पानी में भी चलता है और वी डू ऑल दैट, और लैंड पे भी चलता है। तो उसके चलते हमने एक जॉइंट ट्रेनिंग की थी US मरीन कोर के साथ। ओके हम लोग ओकिनावा गए थे। इनफैक्ट आई हैड गॉन एज अ ऑब्जर्वर व्हेन आई वाज इन द मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट विद सम मोर पीपल टू डू अ जॉइंट ट्रेनिंग। सो जब हम ओकिनावा में थे तो हमें कहा गया कि भाई आप USS सोनसो पर आप एम्बार्क करेंगे और आप 10 दिन एट सी उनके साथ रहेंगे और उनके सोल्जर्स के साथ, उनके बंक्स में, उनके जो कॉमन रूम्स में आप उन सबको इस्तेमाल करेंगे और यू विल बी लाइक एनी वन ऑफ देम एंड यू विल ऑल्सो सी दीज ऑपरेशंस, एम्फीबियस ऑपरेशंस हैपनिंग। तो हमारे वो जो हैं तौर तरीके और दस्तूर हैं वो अलग होते हैं। वी डोंट हैव men women staying together and we don't have shower cabins and all in very close proximity of each other. So it was a little culturally a little very awkward situation for us, some of us. एक दिन हुआ क्या कि मेरे को थोड़ा शौक है सुबह उठ के एंड आई लाइक टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी। तो मैं अपना शिप में वैसे भी केबिन थोड़े छोटे छोटे होते हैं और बंक से उतर के अपना तैयार त्यूर होके मैं उनके जो USS आई थिंक एंटरप्राइज थी उसके जिम में मैं गया। तो वहाँ पर यू आर नॉट यूज टू सीइंग सो मच ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग बिकॉज उनका क्या होता है दैट दे डोंट हैव अ फिक्स टाइम। वो जो सुबह आप आते हैं सुबह आते हैं, जो दोपहर को आते हैं दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं। तो उनका वो जिम कंटिन्यूसली चलता रहता है एंड इट इज़ वेरी बिजी बिकॉज दैट इज़ द वे दे कीप देमसेल्व्स एक्टिव। तो जब मैं जिम में गया तो उनको भी बड़ा अजीब सा लगा कि भाई एक इंडियन, उस टाइम पे मैं फुल कर्नल था लेकिन ऑब्वियसली मैंने कर्नल्स के रैंक नहीं लगाए थे और मैं अपने जिम क्लोथ में था। तो मैं गया वहाँ पर और उनको पता था US वालों को कि भाई देयर इज़ द इंडियन टीम ऑन बोर्ड। सो बड़े रिस्पेक्टफुल वगैरह थे, लेकिन उनके क्या होते हैं वो बड़े इम्प्रॉम्प्टू कॉम्पिटिशन्स करते हैं वहाँ पे इन द जिम कि भाई कितने पुशअप्स मारने हैं और कितने चिनअप्स मारने हैं और कितने पुलअप्स मारने हैं। तो एक उनका सोल्जर था, वो बड़े टफ लुकिंग गाय। तो मैं अपने कुछ चिनअप्स मार रहा था तो वो आया मेरे पास और बोलता ही मॉक्ड एट मी कि वो जस्ट 10 चिनअप्स। सो आई सेड यस जस्ट 10 बट आई कैन डू मोर। तो ही सेड ओके वी विल टेक अ बेट, whatever you numbers you do I will do double of you. So अब थोड़ा सा हमारे में गुरूर था, हम भी एक ज़माने में अच्छे खासे स्पोर्ट्समैन थे और बॉक्सर थे। तो हमने उनको बोला इन दैट केस आई विल नॉट compete with you, you get me a full colonel rank officer of your ship, I will compete with him. So उसको ये बिलीव नहीं हुआ कि I am a full colonel. तो he said no, my colonel does not come and compete with non-commissioned officers. So I had to tell him that look, I'm not a non-commissioned officer, I am a commissioned officer, but now that you've told me this,
आई विल डू माई चिन अप्स एंड आई विल सी हाउ मेनी यू डू देयर आफ्टर। तो मैंने जोश में आके 20-25 चिन अप मैंने मार दिए। अब ये भाई साहब जो थे वो थोड़े सदमे में आ गए, क्योंकि इन्होंने कुछ और कर लिए थे तो थके हुए थे, लेकिन अब बेट लग चुका था इनका। तो इन्होंने फिर मारना शुरू किया और 10 के बाद इनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई तो नीचे आ गए। देन आई टोल्ड हिम, ओके बडी कम, लेट्स गो, नाउ यू विल ट्रीट मी इन योर किचन, इन योर मेस, एंड वी विल सिट एंड ईट टुगेदर। सो मैं इनके साथ गया, साथ में लेके मेरे को अपने जो इनका जो NCO's मेस होता है US आर्मी का, वो दे आर सार्जेंट्स, यू नो, दे आर, उनके भी काफ़ी वो होता है, उसके पास गया। तो मैं नेचुरली आई वेंट आफ्टर अ शार अपना यूनिफॉर्म पहन के, जिसमें मैंने कर्नल्स के रैंक लगा रखे थे, जाके मैं इनके साथ बैठा, ब्रेकफास्ट खाया, उससे दोस्ती भी हो गई मेरी। तो दे वर वेरी अम्यूज्ड कि भाई एक इंडियन आर्मी का कर्नल ने कंपटीशन में हमारे एक तगड़े से सार्जेंट को हरा दिया है, और दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। वो आए और उन सब ने मेरे से बातचीत वगैरह की। तो ये बात उनके शिप के कैप्टन को पहुंची, जो ही वॉज अ रैंक सीनियर टू मी, 1 रैंक सीनियर टू मी। तो कैप्टन साहब का मैसेज आया मेरे को कि भाई रिक्वेस्टेड टू कम एंड मीट द कैप्टन ऑफ द शिप। तो मेरे को ले जाया गया उनके पास। तो कैप्टन साहब ने बड़े खुश होकर मेरे को एक शिप का मोमेंटो प्रेजेंट किया कि भाई आप पहले ऐसे हैं हिंदुस्तानी अफसर हैं जिन्होंने आके हमारे शिप पे हमारे किसी सार्जेंट को किसी कंपटीशन में हराया है। सो दैट वाज अ वेरी इंसिडेंट विच आई स्टिल रिमेंबर, दैट यू नो वेयर नेशनल प्राइड ओवरटुक माय रैंक। सो दीज आर थिंग्स दैट, यू नो, माइनर थिंग्स इन लाइफ, बट बड़ी खुशी होती है ये याद करके कि आप एक ज़माने में आप ऐसा काम कर सकते थे। सो दैट आई रिमेंबर। सर, कोई ऐसा किस्सा फौज का जो आपने अभी तक घर वालों को नहीं बताया? देखिए, घर वालों को मैंने बहुत कुछ नहीं बताया है, और ऐसे काम किए हैं मैंने जो कि डेंजरस थे और जो कि सर्टन डेथ के लायक थे, बट आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट सर्वाइव्ड। बट आई स्टिल टेल यू एन इंसिडेंट विच वॉज नॉट इन ऑपरेशन बट अदरवाइज। हम लोग उस टाइम पे सूरतगढ़ में डिप्लॉयड थे। अब सूरतगढ़ राजस्थान के बॉर्डर पे है, और वहाँ पर हमारा एक आर्मर्ड ब्रिगेड था वहाँ पे। तो हमारे इंटर यूनिट मैचेस चलते हैं। सो हमारा एक फाइनल मैच चल रहा था विद वन ऑफ द आर्मर्ड रेजिमेंट्स, और वी वर प्लेइंग, और आई वॉज वन ऑफ द प्लेइंग मेंबर्स आई वॉज अ कैप्टन इन दैट टाइम, एंड माई वाइफ वॉज जस्ट प्रेगनेंट विद माई फर्स्ट चाइल्ड। सो मैच के दौरान सडनली मेरे को ये जुक की आवाज़ें आने शुरू हो गई कान के पास से और इधर उधर से ऊपर से। तो मेरे को लगा कि ये कुछ बुलेट्स की आवाज़, बिकॉज यू नो आपके ऊपर बुलेट फायर होती है तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो बुलेट की आवाज़ क्या होती है। तो जब वो जुक की आवाज़ें सुनने लगी तो मेरे को लगा कि कुछ ये बुलेट्स फ्लाई हो रही हैं, बट मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ये हॉकी के बीच में ये बुलेट्स कहाँ थे, और कोई इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में तो कोई फायरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन येस वी कुड हियर सम फायरिंग एट द शॉर्ट रेंजेस विच वॉज इन दी प्रॉक्सिमिटी। तो जब इक्का दुक्का आई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ज़्यादा होने लगी तो देन आई इमीडिएटली हिट द ग्राउंड विद माई हॉकी, एंड मेरे को देख के बाकी भी कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है। उनको भी लगा कि हाँ कुछ आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन ये क्या, एकदम से साहब ज़मीन पे लेट गए हैं। तो मैंने फिर सबको बोला कि सब हिट द ग्राउंड, और सब ने फिर वो सबको रिलाइज हुआ ये तो गोलियां फायर हो रही है, मतलब गोलियां चल रही हैं। तो सब ने फिर ज़मीन पकड़ा, एंड इमीडिएटली जो वहाँ से जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कॉल किया शॉर्ट रेंज में कि भाई आपकी फायरिंग बंद कराइए, क्योंकि वो जो बुलेट्स थी वो रिकोशे होके और वो हॉकी के ग्राउंड के ऊपर से निकल रही थी, और किसी इट्स वाज अ वेरी वियर्ड थिंग, बट वो सर अपनी आर्मी फौज हाँ जो नॉर्मल जो ट्रेनिंग जो होती है ना, जो हम शॉर्ट रेंजेस में फायरिंग करते हैं, तो फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी वहाँ पे, और किसी कारणवश में भी कुछ पत्थर ऐसे होंगे या कुछ एंगल होगा कि वो बुलेट रिकोशे होके और वो हॉकी ग्राउंड की ओर आ रही थी, और वो जुक निकल रही थी, लेकिन बुलेट तो बुलेट है, अगर वो किसी को भी लग जाती तो इट वुड हैव अमाउंटेड टू एक्चुअली मास कैजुअलिटीज। तो ये एक इंसिडेंट है, मैंने
अभी तक बताया नहीं, उस टाइम तो मैंने बताया नहीं बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माय वाइफ बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट, बट उसके बाद से ये इंसिडेंट मजाक में लोगों ने ले लिया कि भाई वहाँ तो गोलियाँ चल रही थी, बट इट वॉज अ सीरियस थिंग टू हैपन. थैंक गॉड देयर वाज नो डैमेज दैट डे, थैंक गॉड फॉर दैट. सर आपके पूरे करियर में सबसे गर्व का पल कौन सा रहा? देखिए मेरे पूरे करियर में सबसे गर्व का पल अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा. सर पहला तो ये था कि जब मैं पूरी आर्मी में से सेलेक्ट किया गया था फर्स्ट मिलिट्री एडवाइज़र जाने का इन अमेरिका, और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट था बिकॉज दिस वाज नेवर देयर. एंड इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था उस टाइम पे, टेम्पररी मेंबर था. एंड इट वाज टोल्ड दैट अगर आपको सपने देखने हैं परमानेंट मेंबर बनने का तो यू हैव टू हैव अ मिलिट्री एडवाइज़र बिकॉज एवरी मिशन देयर, खासकर पाकिस्तान, चाइना, बाकी छोटी मोटी कंट्रीज़ के भी मिलिट्री एडवाइज़र हैं, बट किसी कारणवश इंडिया का मिलिट्री एडवाइज़र कभी नहीं था वहाँ पे. सो गुड सेंस प्रिवेल्ड और MEA से रिक्वेस्ट आया कि भाई एक मिलिट्री ऑफिसर कर्नल रैंक का चाहिए अमेरिका में एज द फर्स्ट मिलिट्री एडवाइज़र. एंड वी हैव अ वेरी स्टीप सिलेक्शन प्रोसेस एंड अ वेरी डीप सिलेक्शन प्रोसेस. तो उस सिलेक्शन प्रोसेस को पार करके एंड हैंड पिक होना एक अपॉइंटमेंट में जाने के लिए, जो कि फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट था और स्पेशली क्रिएट किया गया था, दैट वाज वन पल इन माय लाइफ विच आई विल नेवर फॉरगेट. और दूसरा पल था ये जब मेरे पिताजी बीमार थे और मैं उनकी देखभाल कर रहा था. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ये मानना था कि वो फौज में बतौर एक क्लर्क भर्ती हुए थे, फिर वो उन्होंने मेहनत करके ऑफिसर बने और फिर वो ब्रिगेडियर रिटायर हुए. उनका ये मानना था कि बेटा तुम एक अफसर के बेटे पैदा हुए हो, तुम कम से कम मेरे से एक रैंक ऊपर जरूर जाओगे. तो भगवान का ये बहुत मेरे पे एक, आप कुछ भी कह लीजिए, था एक हाथ था भगवान का कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ आई मेड इट टू दिस रैंक ऑफ अ मेजर जनरल. एंड आई कुड सी द प्राइड इन हिज आईज व्हेन ही पिप्ड मी. जब मैं मेजर जनरल बना तो मैं सबसे पहले उनके पास गया अपने वो रैंक्स लेके कि आप पिताजी आप लगाइए. सो वो जो गर्व था उनकी आंखों में, शायद वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला वो पल था. एंड आई कांट फॉरगेट दैट. सर अगर पूरे देश के यूथ को आपको 1 मिनट का मैसेज देना हो तो सर क्या देंगे आप? देखिए मैं ये कहूँगा कि ये जो देश है हमारा, ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है. एंड वेर एवर इन दिस वर्ल्ड दैट यू गो, आई हैव बीन वेरी लकी दैट मैंने बहुत सारे देश देखे हैं और बहुत सारे आर्मीज़ देखी हैं और बहुत सारा उनका वो देखा है. लेकिन जो आपको गर्व और जो आपको एक सेंटिमेंट आपके खुद के देश में महसूस होता है, पहली बात तो वो किसी भी देश में नहीं हो सकता है. सो अगर ऐसी बात है, आई वुड वॉन्ट एवरी यूथ ऑफ माई कंट्री टू वर्क फॉर द development of India. I would want none of my youth who are brilliant, who are very good, to go abroad and make money for somebody else. I would want them to be in India. I would not want anybody to, feel that India में तो कुछ नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है. हमने काम करवाना है. अगर हम सब बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर काम कौन करेगा? I would want all my youth to join honorably the armed forces or civil services or any other service where you work for the development of this nation. और तब जाकर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, civic sense, discipline, all these mindsets जो लोग नॉर्मल ले लेते हैं कि नहीं ये तो चलता है, ये ना हो. एंड आई वुड वांट दैट हमारा यूथ के अंदर एक पैशन हो. और वो पैशन कैसे आएगा? वो पैशन आएगा मोटिवेशन से, वो पैशन आएगा डिसिप्लिन से, वो पैशन आएगा एजुकेशन से, वो पैशन आएगा इमेजिनेशन से.
तो जो भी आप ये काम करें वो अपने देश के लिए करें. And I have always lived with this motto, and I will die with this motto of nation first, always and every time. I will repeat that again, nation first, always and every time. तिवारी सर, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी प्रेरणादायक आपने स्टोरी सुनाई, इतना सारा ज्ञान दिया हमको जो फ़ौज के बारे में नहीं पता था, और हमारे यूथ को डेफिनेटली बहुत मोटिवेटिंग लगेगा. और आपके आने वाले वेंचर्स के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा करें. जैसे अभी तक आपने आर्मी के लिए किया, वैसा आगे भी आप देश को सपोर्ट करते रहें, उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें. आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर. संतोष जी, आपका भी बहुत नमन है. आपने हमें बुलाया, आपने हमारी बात सुनी और आपने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से कि मैं अपनी बात रख सकूं. और उम्मीद करूंगा कि आगे भी चलकर आप हमको आगे भी हम जैसे लोगों को बुलाते रहें और प्रेरणादायक ऐसी टिप्पणियां उनसे करवाते रहें ताकि देश का यूथ मोटिवेट हो. धन्यवाद. धन्यवाद. जय हिंद सर.